हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर एम ए अंसारी। तो बच्चों, जीओसी कंप्लीट कर चुके हैं हम पिछले लेक्चर्स में, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएससी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। सब्जेक्ट होगा आपका केमिस्ट्री, और जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। मेरा नाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एम ए अंसारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या स्टार्ट करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस किस चीज के बारे में? नोमेनक्लेचर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारा नोमेनक्लेचर होता है वो कितने तरीके का हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर दो तरीके का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जिसके नेम्स जो है वो ट्रेवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए गए होते हैं, जिसको हम लोग कॉमन नेम बोल सकते हैं और ट्रेवियल सिस्टम बोल सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा सिस्टम हमारे पास में जो होगा उसको हम बोलेंगे आईयूपीएसी और सिस्टेमिक नोमेनक्लेचर। जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो हमारा एक सिस्टेमिक नोमेनक्लेचर है, इसीलिए हम उसको सिस्टेमिक नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब बात आती है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आप सभी को आती हैं, इसीलिए मैं इसको लिख नहीं रहा। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट, चलिए अब इसके बाद में हम कुछ यहाँ पर कॉमन नेम्स की बात करेंगे और फार्मूला ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे, क्योंकि ट्रेवियल सिस्टम नहीं, हम लोगों को यहाँ पर मेनली पढ़ना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसके बारे में पढ़ना है बच्चों, मेनली हमें पढ़ना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेवियल सिस्टम को ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम किसको ज्यादा डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। लेकिन आईयूपीएसी स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी जनरल बातें मैं आपको बता दूं, जो जनरल बातें हमारी आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपको छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा। जैसे एक साइड में हमारे पास लिखा है फार्मूला ऑफ कंपाउंड और दूसरे साइड में लिखा है कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक फार्मूला है CH3OH। क्या है बच्चों? CH3OH। आप सभी इसको जानते होंगे कि ये हमारा मिथाइल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है ना? इसी को हम लोग कार्बोनॉल के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, कार्बिनॉल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना होगा आपको कि जो मिथाइल अल्कोहल है उसको हम लोग कार्बिनॉल भी बोलते हैं, और हम इसी को बच्चों वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, वुड स्प्रिट भी इसी को बोला जाता है। और मिथाइल अल्कोहल तो आप जानते ही हैं, तो इसीलिए मैंने मिथाइल अल्कोहल के बारे में नहीं लिखा है। ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूं आपसे बच्चों इसकी, मान लो मैं बात करूं आपसे CH3CH2OH की, मतलब ये है अपना इथाइल अल्कोहल। क्या है बच्चों? इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसकी मैं अगर आपसे बात करता हूं तो ये इथाइल अल्कोहल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेन अल्कोहल भी इसी को बोला जाता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपके आते रहेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रेन अल्कोहल बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सब छोटी छोटी सी बातें आप सभी को आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनको एक बार देख जरूर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं C6H5CHO, जिसको हम लोग बेंजेल्डी हाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजेल्डी हाइड बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास C6H5CHO, है ना? C6H5CHO। और अगर हम C6H5CHO को बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं तो इसी को हम लोग ऑयल ऑफ विटर एलमंड के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं ऑयल ऑफ विटर एलमंड। ऑयल ऑफ विटर एलमंड, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसीलिए आपको ये नाम भी इसका याद रखना होगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूँ C6H5NO2 की, इसकी बात करता हूँ C6H5NO2 की बात करता हूँ, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन की। इसकी बात कर रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास NO2। राइट, ये हो गया अपने पास नाइट्रोबेंजीन। और ये जो नाइट्रोबेंजीन होती है इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट। ये सब पॉइंट्स आपको आगे मिलते रहेंगे जब हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहां पर इनको सीखते रहेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ऑयल ऑफ विटर एलिमेंट। आर्टिफिशियल ऑयल ऑफ विटर एलिमेंट, विटर एलिमेंट। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? एक और लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। वो पॉइंट क्या होगा? हम यहाँ पर बनाते हैं C6H5OH को। C6H5OH, जिसको हम सब लोग प्यार से फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, फिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका एक और दूसरा नाम होता है हमारे पास, जिसको हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारा कार्बोलिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा? कार्बोलिक एसिड होगा। ठीक है ना? फिनॉल इसका नाम होता है, इसको दूसरे नाम से कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। CH3OH जिसका नाम मिथाइल अल्कोहल होता है, इसको कार्बिनॉल भी बोला जाता है, इसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है।
अगर CH3CH2OH की बात करते हैं, ग्रेन अल्कोहल होता है, इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। C6H5CHO की बात करते हैं, ये हमारा बेंजल्डिहाइड होता है और इसी को हम आइल ऑफ बिटर एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं C6H5NO2 जो कि नाइट्रोबेंजीन है, इसी को आर्टिफिशियल आइल ऑफ बिटर एलिमेंट भी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं C6H5OH की, तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड होता है। बच्चों, कार्बोनिक एसिड से मत घबराइएगा, कार्बोनिक एसिड दूसरी चीज होती है। कार्बोनिक एसिड जो है वो हमारा H2CO3 होता है। क्या होता है? H2CO3, वो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, नॉट कार्बोलिक एसिड। फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, नॉट कार्बोनिक एसिड। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ओके, चले अब हम लोग चलते हैं आगे और थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम कुछ जनरल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसा कि जो हमारा एल्काइल होता है वो एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्केन्स जो होते हैं उसी में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या बच्चों? एल्काइल ग्रुप। क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये है मेरे पास कोई एल्केन, कोई एल्केन है और इस एल्केन में से मैंने क्या किया? रिमूव कर दिया एक हाइड्रोजन। क्या रिमूव किया मैंने? माइनस कर दिया एक हाइड्रोजन। तो यहां से एक वैलेंसी जो हाइड्रोजन हटा है वो खाली हो जाएगी और ये एल्केन से बन जाएगा एल्काइल। क्या बन जाएगा बच्चों? एल्काइल बन जाएगा, राइट। एल्केन से एल्काइल बन गया ये। दूसरी बात ये है, जो एल्केन्स होते हैं हमारे पास, इनका जनरल फार्मूला बच्चों होता है CnH2n+2। आप सभी ने पढ़ा होगा CnH2n+2। और यहां से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो एक हाइड्रोजन कम होकर के इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1, राइट। CnH2n+1 इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपसे कहा कि मेरे पास में CH4 है। क्या है? CH4 है, तो इसको मैं बोलता हूं मीथेन। क्या बोलता हूं बच्चों? मीथेन बोलता हूं, ठीक। अभी मैंने क्या कहा, इसमें से एक अगर हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो ये जो मीथेन है वो एल्केन है, और अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये CH3 बन जाएगा और हम इसको अब मीथेन नहीं बल्कि मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल बोलेंगे। मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि क्यों इसको मिथाइल बोला जा रहा है। इसी तरीके से अगर मेरे पास C2H5 होगा तो उसको इथाइल बोलेंगे, और अगर मेरे पास C3H7 होगा तो उसको हम प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमें समझनी होगी, जो हमारा मिथाइल है वो अकेला पाया जाएगा, जो हमारा इथाइल है वो भी अकेला पाया जाएगा, लेकिन जो प्रोपाइल होगा तो प्रोपाइल कैसे बनेगा? प्रोपाइल बनेगा मेरा किससे? प्रोपेन से बनेगा, ठीक है ना। तो प्रोपेन से बनेगा, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, उससे दो कंडीशन है हमारे पास, दो कंडीशन से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये होगा मेरे पास CH3, CH2, CH3। तो हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास में दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी दो कंडीशंस होंगी? जरा देखिएगा, यहाँ सही से समझिएगा। दो कंडीशंस मेरे पास यहाँ पर हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैं क्या करूं, निकालूं मैं हाइड्रोजन को, माइनस हाइड्रोजन करूं और मैं इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकालूं, तो देखेंगे जरा क्या बनेगा। CH3, CH2, CH2, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकाल सकता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3, CH, और यहाँ पर वैलेंसी खाली हो जाएगी और ये CH3 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन मेरे पास बनेंगी। अब इन दोनों कंडीशन में हम नाम कैसे रखेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रोफाइल। क्या बोलेंगे? जब ये एक सीधी लाइन में है तो इसको बोलेंगे, कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसको नॉर्मल प्रोफाइल बोल देंगे, ठीक है ना। और जब इसमें बीच में सेकेंडरी कार्बन से निकला है, दूसरे कार्बन पे निकला है, या हम ये कहें कि दूसरे कार्बन पर अगर कोई मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, अभी आप सीखेंगे कि कैसे दूसरा कार्बन है और कैसे मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है, तो उसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब देखिए, इसी तरीके से मान लो वो आपसे क्वेश्चन में कहे कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे आप? OH ग्रुप लगा देंगे, जो भी वैलेंसी आपकी खाली है यहाँ पर, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। वो बोलेंगे सेकेंडरी, वो बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आप यहीं पर क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। वो बोलेंगे एक आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आप क्या लगा दोगे? यहीं पर Cl लगा दोगे। वो बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो आप यहीं पर क्या लगा दोगे? Br लगा दोगे। सिंपल सिंपल सा, इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। मतलब मेरे पास जो प्रोपेन होंगे वो, उनमें से दो कंडीशन हमारे पास ऐसी हैं जिसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं और उससे हमारा नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे और पॉइंट आप क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसी तरीके से हम बात करते हैं आपसे C4H8 की। C4H10 की बात करते हैं, जो कि हमारा एल्केन है, ठीक है ना। C4H10। अब C4H10 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है? देखेंगे जरा। C4H10 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके टोटल आइसोमर्स हमारे पाए जाते हैं दो। कितने आइसोमर्स पाए जाते हैं? दो, जो कि हम लोग अगले चैप्टर अपने आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दो आइसोमर कौन कौन से पाए जाते हैं? एक पाया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, एक आइसोमर अपना पाया जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। कौन सा पाया जाता है? नॉर्मल ब्यूटेन, जो कि क्या होगा? नॉर्मल है, मतलब कोई ब्रांच नहीं होगी इसमें, तो CH3, CH2, CH2,
CH3, ये हो जाएगा अपना नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम बात करते हैं दूसरा कौन सा पाया जाता है, तो दूसरा पाया जाता है आइसोब्यूटेन। आइसो ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं आइसो, है ना। और ये नॉर्मल आइसो नियो जो होते हैं, ये सारे सारे यूज किए जाते हैं कॉमन नेम्स में। तो अभी हम लोग कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास आइसोब्यूटेन, क्या हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, वो क्या है, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया आइसोब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। बात को समझिएगा। अब हम ये तो दो तो हमारे आइसोमर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दो आइसोमर से हम कर क्या सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है मेरे पास हाइड्रोजन निकालने की। कौन कौन सी दो कंडीशन है, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोजन को निकाल सकता हूँ, इस कार्बन से निकाल सकता हूँ, मैं हाइड्रोजन को निकाल सकता हूँ इस वाले कार्बन से, चाहे इससे निकाल लूं चाहे तो इससे निकाल लूं, एक ही बात रहेगी। और दूसरी कंडीशन मेरे पास है कि मैं हाइड्रोजन को निकाल सकता हूं इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो भी एक ही बात रहेगी। ऐसे ही दो कंडीशंस मेरे पास यहाँ पर है, मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं, या इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं, तो एक ही बात होगी, ठीक है। बट अगर मैंने बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया, कौन से कार्बन से, इस बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो अलग बात होगी। तो यहाँ से हमें दो दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी, उन दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और बात करते हैं, देखेंगे जरा क्या क्या मिल रहा है और कैसे कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कितनी पॉसिबिलिटी है अपने पास, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। दो पॉसिबिलिटी मतलब ये होगा कि जो ब्यूटेन है वो हमारे पास दो होते हैं, और ब्यूटाइल हमारे पास कितने बनने वाले हैं यहाँ पर, तो ब्यूटाइल हमारे पास बनने वाले हैं टोटल 4 ब्यूटाइल। कैसे कैसे बनेंगे, एक तो मैंने कहा कि हम सीधे CH3 CH2 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 यहां से निकाल देंगे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बन सकती है, कार्बन नंबर 2 से निकाल दे, तो CH3 CH2, और यहां पर से हमने निकाल दिया तो ये बचेगा हमारे पास CH, और ये होगा मेरे पास CH3, ठीक है ना। ये दो कंडीशन बनी। अच्छा, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हमने कहा कि CH3 CH CH3, और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया CH2, ठीक है ना। इसमें हम दूसरी कंडीशन क्या देख सकते हैं, दूसरी कंडीशन हमारे पास होगी कि हम बीच वाले कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। ये लग गया मेरे पास CH3, और ये वैलेंसी हो गई इसकी खाली, और ये हो गया मेरे पास CH3, ठीक है ना। अब इनके सबके नाम रखने होंगे हमें, इनके नाम कैसे रखेंगे, नाम इनके कैसे रखे जाते हैं, तो समझना, ये जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि एक कार्बन निकाल चुके हो तो एन जो है वो एल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि देखें यहाँ से एन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक हाइड्रोजन निकालने से एल में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक हाइड्रोजन लेस है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। ये हो जाएगा मेरे पास कौन सा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों सेकेंडरी बोल रहे हैं, ये भी हम आपको अभी सिखाएंगे। ये जिस कार्बन पर वैलेंसी खाली है वो कार्बन मेरा दो अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये वाला जो होगा मेरा, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ पर खाली है तो इसको हम बोलेंगे, देखिए कार्बन नंबर 2 पर इसमें क्या है, एक CH3 ग्रुप पाया जा रहा है, और अगर कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। और 4 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। इनको अच्छे से पहचानिएगा बेटा, क्योंकि हम अगर इनको सबको ना पढ़ाएं तो आपको मे भी प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है। और ये है हमारा, जिस कार्बन पर वैलेंसी खाली है वो कार्बन हमारा 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए वो कार्बन होगा हमारा टर्सरी कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल। तो कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं, ब्यूटेन मेरे पास दो हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। और ब्यूटाइल मेरे पास 4 बन सकते हैं, प्रोपेन एक होता है, प्रोपाइल 2 हो सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। ब्यूटेन 2 होते हैं और ब्यूटाइल हमारे पास 4 बन सकते हैं टोटल, ठीक है। मुझे लगता है बात समझ रहे होंगे आप लोग, क्लियर है सबको। चलिए अब इसी तरीके से हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ, तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखने हैं। स्ट्रक्चर जैसे हमसे कहा गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो सेकेंडरी क्या होता है हमारे पास, चलिए उसको पहले देखते हैं। सेकेंडरी हमारे पास होता है, ब्यूटाइल बोला है मतलब 4 कार्बन होंगे, ठीक है ना। और सेकेंडरी को हम बनाते हैं 4 कार्बन में, तो सेकेंडरी मेरा क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अगर मैं इस वैलेंसी को खाली करूं तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, मेरे पास 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, और क्लोराइड बोल रहे हैं तो यहाँ पर Cl लगा लेंगे, ठीक है ना। बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो, ऐसे करके CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, ठीक है। तो इन बैलेंसीज को तो आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि आपने जीओसी में पढ़ा है हर कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो मैं अब की बार इन बैलेंसीज को पूरा नहीं करूंगा। इसके बाद आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोला गया, तो भाई भाई आइसोब्यूटाइल कौन सा होगा, जब कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो उसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये आइसो हो गया, ब्यूटाइल बोला है तो 4 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आइसोब्यूटाइल। अल्कोहल बोला है तो बताओ अल्कोहल कहाँ लगाओगे, इसी पे तो लगाओगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया ये मेरे पास, ठीक है ना। अगला हमसे कहा जा रहा है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाने में कितनी देर लगेगी आपको, देखिए टर्सरी कौन सा होता है बच्चों, टर्सरी अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, ये होता है टर्सरी। 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटाइल, क्लोराइड बोला है तो क्लोराइड, ठीक है ना। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। अब हमसे कह रहा है नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब बच्चों समझिएगा, नियो आपके सामने पहली बार आ रहा है। नियो किसको बोला जाता है, नियो उसको बोलते हैं जो हमारा
ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन नंबर 2 पर दो मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं। देखो एक और एक दो, दूसरे कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप पाए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा नियो। और कह रहा है पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, क्लोराइड मतलब Cl जुड़ा होगा किसी एक कार्बन पर यहाँ पर, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक छोटी सी बात मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूं, जैसे मेरे पास में ब्यूटेन 2 थे, ब्यूटाइल 4 थे। अगर मैं बात करता हूँ पेंटेन की, तो फार्मूला होता है अपने पास C5H12, है ना। ऐसे भी अल्केन में अभी आपको सिखाएंगे, डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, कैसे करके आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, ये सब चीजें आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो क्या बनेगा, पेंटाइल। क्या बनेगा, पेंटाइल, मतलब एक वैलेंसी खाली होगी, ये रह जाएगा मेरे पास C5 और H कितना रह जाएगा 11, क्योंकि एक H निकाल चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है मेरे पास, ये है पेंटाइल। पेंटाइल याद रखिएगा, पेंटेन जो होते हैं उसके 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, 3 आइसोमर पाए जाते हैं। तो पेंटेन 3 होते हैं, और पेंटाइल कभी आपसे पूछा जाएगा तो पेंटाइल आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये आगे आपके आइसोमर्स बनाने के लिए आएंगे, तो मैं वहां पर आपको आइसोमर्स बना बना करके बताऊंगा, ठीक है ना। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कुछ ग्रुप्स हमारे पास में होते हैं, हमसे कहा जाता है विनाइल एल्कोहल। तो विनाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है हमें पहले पता होना चाहिए। तो मैंने कहा जैसे विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल, तो विनाइल ग्रुप समझिएगा, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसी को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। और इसी पर वैलेंसी खाली है, अगर यहीं पर OH जोड़ दिया तो ये विनाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा विनाइल एसिटाइलिन। क्या बोला मैंने बोला विनाइल एसिटाइलिन। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से कॉमन नेम लेकर के कंपाउंड बनाते हैं, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपसे पूछ लेते हैं। तो विनाइल एसिटाइलिन। अब देखिए विनाइल एसिटाइलिन कैसे बनेगा, एसिटाइलिन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, विनाइल मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी एक वैलेंसी खाली, ठीक है ना। ये हो गया विनाइल। अब एसिटाइलिन को अगर हमें इस पे ऐड करना है, तो उसका एक हाइड्रोजन हटा करके एसिटाइलिन ग्रुप हम इस तरीके से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा विनाइल एसिटाइलिन, है ना, विनाइल एसिटाइलिन। इसी तरीके से अगर आपसे कभी बोला जाए एलाइल, अभी देखना चेंज हो रहा है ना, अगर आपसे बोला गया एलाइल, मान लो आपको लिखना है एलाइल आयोडाइड, एलाइल आयोडाइड लिखना है। तो एलाइल आयोडाइड लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, एलाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है यही सीख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक बार नहीं बहुत बार आएगा, बार बार आएगा, इसीलिए ये बेसिक बातें आपको यहीं पर हम सिखा रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जो कार्बन होता है डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, आप याद रखिएगा किस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं आपसे इस वाले कार्बन की, ठीक है ना। ये जो कार्बन होगा मेरा, ये कार्बन होगा कैसा कार्बन, ये मेरा एलाइलिक कार्बन होगा, और इसी पर मैंने अगर आई लगा दिया तो ये हो गया मेरा एलाइल आयोडाइड। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर ये जो था आपका विनाइलिक कार्बन था, डबल बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाला एलाइलिक कार्बन, यही दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। अच्छे तरीके से आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, मुझे अच्छी उम्मीद है आप लोगों से कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अगर आपसे बोले विनाइल कार्बिनॉल, तो ध्यान दीजिएगा, विनाइल कार्बिनॉल, तो कार्बिनॉल अभी हम लोगों ने किसको पढ़ा था, CH3OH को ही तो पढ़ा था ना बच्चों, विनाइल कार्बिनॉल। तो विनाइल ग्रुप क्या होता है अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से जो CH3OH होता था, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो एक कार्बन हमारा क्या करना पड़ेगा, सॉरी एक हाइड्रोजन कम करके, ऐसे ही तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को भी तो मेंटेन रखना है। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, राइट। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें बेसिक बातें थी जो आप लोगों ने अब तक सीखी थी, और इन सब चीजों को आप सीख चुके होंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC की बातें। तो चलेंगे हम लोग, अब स्टार्ट करेंगे IUPAC की बातें। तो चलिए, अब IUPAC की स्टार्टिंग में हम लोग क्या है, बड़ा बेसिक तरीके से ये समझते हैं कि IUPAC नाम लिखना स्टार्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम IUPAC के फॉर्मेट की बात करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट होता है IUPAC का, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं, वो क्या होता है। तो फॉर्मेट में हमारे पास में सबसे पहली चीज होती है, फॉर ओपन चेन कंपाउंड हम लोग ये बातें पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज होती है मेरे पास लोकेंट। अब लोकेंट का क्या मतलब होता है, लोकेंट का मतलब होता है कि ये हमें बताता है पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, लोकेशन के बारे में। लोकेशन किसकी बताएगा, ये लोकेशन हमको बताएगा फंक्शनल ग्रुप की, ये लोकेशन हमको बताएगा मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और ये लोकेशन हमको बताएगा सब्स्टिट्यूट की। तो किस किस की लोकेशन बताएगा, जो हम लोग लिखते हैं ना 3 मिथाइल 4 इथाइल, कुछ इस तरीके से हम जो चीजें लिखते हैं वो हमें लोकेंट ही होता है। जो 3 4 जो मैंने अभी बोला, ये आपका लोकेंट होता है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रीफिक्स। अब देखिए प्रीफिक्स जो होता है वो हमेशा यूज नहीं किया जाता, प्रीफिक्स का यूज सारे कंपाउंड्स में नहीं होता, प्रीफिक्स का यूज सिर्फ उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें
दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए होते हैं और वो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को बताता है। अभी मैं आपको एक प्रायोरिटी टेबल पढ़ाऊंगा, तो प्रायोरिटी टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर आएगा उसको हम मानेंगे क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और जो हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको जूनियर फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका लिखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे प्रीफिक्स भी सिखाने वाला हूं कि किसका प्रीफिक्स क्या होता है, और मैं आपको आगे ये भी सिखाने वाला हूं कि प्रीफिक्स का यूज कहां करना है, कहां पर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग रूट वर्ड पर। अभी एक एक करके हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो रूट वर्ड हमारे पास क्या चीज होती है? रूट वर्ड जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसके पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो रूट वर्ड हमें क्या बताता है? टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन। ठीक है, इसके बाद ये जो प्राइमरी सफिक्स हमारा होता है, प्राइमरी सफिक्स हमें किसके बारे में बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है चेन में हमारे पास अनसैचुरेशन है या सैचुरेशन है। मतलब चेन में जो भी कार्बन हमारे पास में है उन सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा रहा है। मतलब ये हमें एन, इन और आयन क्या जोड़ना है कंपाउंड में उसके बारे में बताएगा। आप सभी जानते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन जोड़ेंगे। ठीक है ना, इसकी बात भी करेंगे। अब ये जो सेकेंडरी सफिक्स है हमारा, ये किसके बारे में बताता है? तो अभी मैंने कहा कि सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का। तो ये मुझे किसके बारे में बताता है? ये बताता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताता है? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, जैसे कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, बाकी CH2 आएगा, वो आप बैलेंस ही पूरी कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पर OH लगा दिया मैंने, यहाँ पर नीचे CH3 लगा दिया मैंने, और यहाँ पर जो है हमारे पास सी हो गया, सी हो गया। ये कंपाउंड है मेरे पास। तो अब इस कंपाउंड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों को हमें सीखना और समझना है। ये जो OH है मेरा, ये क्या होगा बच्चों? ये होगा मेरा फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप, FG बोल सकते हैं हम इसको। ये फंक्शनल ग्रुप होगा। अभी मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए, ये जो CH3 है ये क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये CH3 जो है हमारा, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। अभी कुछ ऐसे ऐसे नाम लिए ना हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये। और ये जो चेन है हमारे पास, एक सीधी सी चेन मिल रही है हमें। ये जो चेन है, इस चेन को हम कौन सी चेन बोलेंगे? इस चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। कौन सी चेन बोलेंगे इसको? पीसी। पीसी मतलब पेरेंट चेन बोलेंगे। बातें समझ में आई? अभी हम ये सब सिलेक्शन करना, कैसे पेरेंट चेन डिसाइड की जाती है, ये सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए और वीडियो को देखते रहिए। अभी देखिएगा, आपको थोड़ी देर के बाद सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं रूट वर्ड की। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि रूट वर्ड हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। किसी भी कंपाउंड के पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में कौन बताता है हमें? वो बताता है रूट वर्ड। जैसे यहाँ पर हम रूट वर्ड की बात करेंगे। हमारे पास अगर पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर 1 होता है तो मेथ बोलते हैं, अगर 2 होता है तो हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, और अगर 3 होता है तो प्रोप बोलते हैं, अगर 4 होता है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 होता है तो पेंट। अगर कार्बन का नंबर 6 है तो हेक्स बोलेंगे, कार्बन का नंबर 7 है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 है तो ऑक्ट बोलेंगे, और अगर 9 है तो नॉन बोलेंगे, और अगर कार्बन का नंबर पेरेंट चेन में 10 है तो हम इसको डेक बोलेंगे, है ना। और अगर 10 से ज्यादा भी आ जाएगा तो उसमें 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए दो डेक, 13 के लिए ट्राइडेक, इसी तरीके से टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक करके 19 तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही 20 पर पहुंचेंगे तो 20 को बोला जाता है आइकोज, और मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा के कंपाउंड्स आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आइकोज आपको पता चल भी गया, फिर उसके बाद अनआइकोज, दो आइकोज, ट्राई आइकोज, टेट्रा आइकोज, पेंटा आइकोज शुरू हो जाएगा और 29 तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा का आपसे कंपाउंड पूछा नहीं जाएगा। तो ये था अपना रूट वर्ड, जिसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सीखा। हमें बताएगा कि किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी कंपाउंड के चेन में, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है उसके बारे में। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। तो बच्चों ध्यान देना, जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है रूट वर्ड के बारे, रूट वर्ड के बारे में। जो प्राइमरी सफिक्स है, रूट वर्ड जो हमारा आ रहा है, मतलब जो पेरेंट चेन में हम ले रहे थे, तो उसमें सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन इन द कार्बन चेन। और प्राइमरी सफिक्स को हम ऐड करते हैं रूट वर्ड में। किसमें ऐड करते हैं? रूट वर्ड में। जैसे अभी मैंने पढ़ा मेथ एन, तो एन जोड़ दिया, मतलब चेन में अनसैचुरेशन नहीं है बल्कि क्या है? सैचुरेशन है। जैसे मैंने कहा दो कार्बन का एथ इन, क्या बोला? एथ इन, इसका मतलब एथ क्या हो गया? रूट वर्ड, उसी में इन जो जोड़ा वो क्या है? प्राइमरी सफिक्स। तो बताइए प्राइमरी सफिक्स को किसमें ऐड करोगे? प्राइमरी सफिक्स को ऐड करेंगे रूट वर्ड में, और रूट वर्ड में जब ऐड करेंगे तो ये हमें बताएगा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। ठीक है ना। अब ये देखिए प्राइमरी सफिक्स की कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास में हो सकती है। तो देखेंगे प्राइमरी सफिक्स में सैचुरेटेड में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। अगर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है,
विद वन डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड के साथ, एक डबल बॉन्ड के साथ, तो हम क्या करेंगे उसमें ईन जोड़ेंगे। लेकिन अनसैचुरेशन है अगर दो डबल बॉन्ड के साथ, तो हम उसमें डाई ईन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, डाई ईन। अगर तीन जगह पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो ट्राई ईन जोड़ देंगे। अनसैचुरेशन है एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो हम उसमें आइन जोड़ेंगे। और अगर अनसैचुरेशन में दो ट्रिपल बॉन्ड, दो जगह पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो हम उसको डाई आयन बोलेंगे। अगर तीन जगह पर पाया जाएगा तो ट्राई आयन बोल सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये था हमारे पास प्राइमरी सफिक्स का फंक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो ध्यान देंगे जरा, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है किसके बारे में, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखने के बाद लिखा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। सबसे पहले आपने बोला किसको लिखोगे, सबसे पहले आप लोकेंट लिखोगे, लोकेंट के बाद आप प्रीफिक्स लिखोगे, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड लिखोगे, रूट वर्ड में आप क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स लिखोगे, और प्राइमरी सफिक्स के बाद फिर आप सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे टू इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। किसके बारे में बताएगा, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। कार्बन चेन में हमारा पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, इसके बारे में बताएगा। तो ये हमारी चीजें थी किसके बारे में, फॉर्मेट के बारे में। जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल जोड़ते हैं, अगर एल्डिहाइड है तो अल जोड़ते हैं, अगर कीटोन है तो ओन जोड़ते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड जोड़ते हैं, सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड ही जुड़ता है, अगर एमीन है तो एमीन ही जुड़ता है, एसएच फंक्शनल ग्रुप है तो थाइल जोड़ते हैं, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होगा अगर मेरे पास तो हम इसमें नाइट्राइल जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर ईस्टर होगा तो ओएट जोड़ते हैं, अमाइड होता है तो अमाइड ही जोड़ा जाता है, और अगर एसिड हैलाइड है COX है तो हम इसको ऑयल हैलाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑयल हाइलाइट बोल देते हैं। क्या बताएं, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें समझ में आई। अब इन बातों को कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे, बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। बाद में आपको एक चीज फिर से बता दें, फिर से सिखा दें कि आपको इस फॉर्मेट का यूज करना है, इस फॉर्मेट की हेल्प लेनी है, और इस फॉर्मेट को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। याद रहे, सबसे पहले हमें लोकेंट लिखना है, फिर हमें प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट वर्ड लिखना है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखना है, और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। मैं आपको क्या होता है रूट वर्ड, क्या होता है लोकेंट, क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, और क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, ये सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। ठीक है ना। तो इतनी चीजें क्लियर करने के बाद अब हम आगे चलेंगे, और आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम IUPAC के रूल्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बातें करनी है। तो देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं चार डेरिवेटिव। कितने डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं चार। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है जिससे ड्राइव किए गए हों। तो देखिए, ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं कितने बच्चों, चार। कौन कौन से चार डेरिवेटिव हैं, अभी बस आपकी नजरों के सामने आ रहे हैं। देखिए, इसका पहला डेरिवेटिव हम बात कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड की। इसकी बात कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड की। ये आगे आपको नॉमेनक्लेचर में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, और बाकी आगे तो पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, इनका प्रिपरेशन, इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो ये चार डेरिवेटिव हमारे पास होते हैं। एक हो गया एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा होता है मेरे पास एसिड अमाइड। कोई सीक्वेंस नहीं है, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सीक्वेंस अभी आपको बताएंगे। चलिए, एसिड अमाइड नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल भी पढ़नी है तो उनको भी हम सीखते चलते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा होगा हमारे पास ईस्टर। इसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। बाकी अभी हम आपको तरीका बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी IUPAC की प्रायोरिटी टेबल होती है उसमें हम कैसे प्रायोरिटी दें। तो प्रायोरिटी देने में आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको जो है प्रायोरिटी टेबल आती है, बट आपको पता नहीं है बच्चों। मुझे पता है कि आपको आती है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आती है या नहीं आती है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ईस्टर के बाद हम बात करते हैं बच्चों एसिड हैलाइड की। इसकी बात करते हैं एसिड हैलाइड की। ठीक है ना। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं एसिड अमाइड की, एसिड अमाइड की। अच्छा बताओ, कितने डेरिवेटिव होते हैं एसिड के बेटा, चार डेरिवेटिव होते हैं। तो बताओ, चार डेरिवेटिव हमने आपको बता दिए ना, कौन कौन सा, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड और एसिड अमाइड। अब जरा सीखना और चीजों को समझना। जो एसिड एनहाइड्राइड होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, RCOO, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में से एक H2O निकाल देते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। और ईस्टर की बात करें तो ईस्टर क्या होता है मेरे पास, RCOOR। ठीक है ना, ये ईस्टर हो गया। एसिड हैलाइड की बात करें तो एसिड हैलाइड क्या होता है, RCOX होता है। क्या होता है, RCOX होता है। ठीक है। अच्छा, एसिड अमाइड की बात करें तो ये क्या होता है, RCONH2 होता है। क्या होता है, RCONH2 होता है। अब देखिए, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो वो तो आप सभी जानते होंगे, RCOOH होता है। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में से एक H2O निकाल दिया तो एसिड एनहाइड्राइड बन गया। अगर इस OH को रिप्लेस OR से कर दिया तो ईस्टर बन गया। अगर इस OH को रिप्लेस हैलोजन से कर दिया तो एसिड हैलाइड बन गया। अगर इस OH को रिप्लेस हमने किससे, NH2 से कर दिया तो ये हमारे पास एसिड अमाइड बन गया। सिंपल है। ठीक। अब देखिए, प्रायोरिटी टेबल में हम इनको कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना जरा बेटा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम ये बोल सकते हैं ये है पापा। कौन है ये, पापा।
और ये एक पापा है, तो इन पापा के कितने बेटे हैं? 4 बेटे हो गए। भाई डेरिवेटिव है, इसी से आए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इनके 4 बेटे। अब 4 बेटे में देखो कौन सा बेटा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सबसे छोटा होगा। तो याद रखिएगा कि एसिड अमाइड जो होता है वो आता है सबसे नीचे। प्रायोरिटी बता रहे हैं बेटा, देखो पहले पापा, फिर उसके बाद एसिड अमाइड को सबसे नीचे रखिएगा। बाकी के जो डेरिवेटिव है उनको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दीजिएगा। मजा आ गया। देखिए कैसे, ये 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन है इसमें, और इसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, और इसमें बच्चों सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। सर इसमें भी 1 है बेटा, इसीलिए तो इसको पहले से नीचे रख दिया था ना। ठीक है, तो देखिए प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके ऊपर कौन मिलेगा? तो सॉरी, उसके नीचे कौन मिलेगा? एसिड एनहाइड्राइड। फिर उसके नीचे ईस्टर, फिर उसके नीचे एसिड हैलाइड, फिर उसके नीचे एसिड अमाइड। बातें क्लियर हुई? 5 कंपाउंड प्रायोरिटी टेबल याद हुई बच्चों? याद हुई। अभी देखिएगा कैसे हवा में याद होती है आपको। बाकी आगे तो कुछ करना नहीं है, आगे आपको याद है बच्चों। ठीक है ना, प्रायोरिटी टेबल की बात कर रहे हैं तो देखेंगे जरा प्रायोरिटी टेबल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये प्रायोरिटी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं कंप्लीट कर सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है बच्चों, आपने कहा था कि हाँ आता है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड आता है आपका, आपने कहा था हाँ आता है, तो एसिड एनहाइड्राइड आ गया। फिर उसके बाद ईस्टर आता है, आता है, एसिड हैलाइड आता है, एसिड अमाइड आता है। इतना क्लियर है सबको? एसिड और एसिड के चारों डेरिवेटिव आ गए आपके यहाँ पर। अब उसके बाद बच्चों ध्यान देना, जरा मेरी बात समझना। मैं आपसे कहूं साइनाइड बोलो, आइसोसाइनाइड बोलो, मेरे बोलने पे ना बोलिएगा, आप बोल करके देखिए कि आपके मुंह से पहले कौन निकलता है, साइनाइड या आइसोसाइनाइड। ईमानदारी से बोलिए, तो आइसोसाइनाइड साइनाइड नहीं निकलता बेटा, ये जबरदस्ती निकालना पड़ता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। अगर कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर मेरे मुंह से आइसोसाइनाइड ही पहले निकल रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा बेटा बचपन में हम सब ने आईयूपीएसी पढ़ी है, सॉरी आईयूपीएसी नहीं, एबीसीडी पढ़ी है। तो आप क्या करिए, आप एक काम करिए, आप एबीसीडी का अल्फाबेट यूज कर लीजिए। तो आप जब एबीसीडी का अल्फाबेट यूज करने बैठोगे तो बेटा साइनाइड में सी आ रहा है, आइसोसाइनाइड में आई आ रहा है। अब मुझे बताओ पहले कौन आता अल्फाबेट में? सी आता। तो साइनाइड कहाँ आएगा बच्चों? ऊपर। फिर कौन आएगा? आइसोसाइनाइड। मजा आया कि नहीं? आपको याद था बट पता नहीं था, मैंने बताया। उसके बाद आप बोल के देखो बेटा एल्डिहाइड कीटोन में, आपका मुंह से पहले एल्डिहाइड ही निकलेगा, कीटोन नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर किसी के मुंह से मान लो एल्डिहाइड ना निकल के क्या निकल रहा है? कीटोन निकल रहा है, तो फिर क्या है? कुछ नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। तो आप फिर अल्फाबेट यूज कर लो जो आपने बचपन में पढ़ा था। तो अल्फाबेट क्या होगा? अल्फाबेट में ए पहले आएगा, फिर क्या आएगा? के आएगा, तो एल्डिहाइड पहले, फिर कीटोन आएगा। उसके बाद मैं फिर आपसे कहूंगा आप एल्कोहल थायो एल्कोहल बोल के देखो। तो अगर आप बोल के देखोगे तो आपके मुंह से पहले निकलेगा एल्कोहल, फिर निकलेगा क्या? थायो एल्कोहल। और अगर फिर वही बात है कि अगर आपके मुंह से थायो अल्कोहल पहले निकल जाता है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली एक काम करोगे कि अल्फाबेट यूज करोगे, और अल्फाबेट यूज करोगे तो अल्फाबेट में ए पहले आता है और टी बाद में आता है। बात समझ में आई? लास्ट में आ जाता है अपना एमीन। मजा आया? प्रायोरिटी टेबल याद हुई? चुटकियों में याद हुई? देखो जरा फिर से एक बार रिवाइज करना जरा, थोड़ी देर के लिए कूल डाउन और मेरे साथ करो रिवाइज, आंखों को बंद करो और सीखो और देखो। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड एनहाइड्राइड आएगा, एसिड एनहाइड्राइड के बाद ईस्टर आएगा, एसिड हैलाइड आएगा, एसिड अमाइड आएगा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमीन। खत्म हो गया ना बेटा? खत्म हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद ओइक एसिड की बात करते हैं। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है वो ओइक एसिड यूज करना है, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड यूज करना है, ईस्टर में ओएट यूज करना है, एसिड हैलाइड में ऑयल हैलाइड यूज करना है, अमाइड में अमाइड यूज करना है, और साइनाइड में नाइट्राइल यूज करना है, और आइसोसाइनाइड में आइसो नाइट्राइल यूज करना है। अब बच्चों एल्डिहाइड के स्टार्टिंग में अल आता है तो अल यूज करना है, और अल्कोहल के लास्ट में ऑल आता है तो इसीलिए ऑल यूज करना है। ठीक है, अल और ऑल में कंफ्यूजन बहुत तेज होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। कीटोन के लास्ट में देखो तो ओन आता है तो इसमें ओन यूज करना है। ये कोई बच्चों वो नहीं है, तरीका नहीं है, मैं बस आपको याद रह जाए इसलिए बता रहा हूँ। अल्कोहल में ऑल यूज कर रहे हो तो थायो अल्कोहल में थायोल यूज करोगे, क्या यूज करोगे? थायोल यूज करोगे, और एमीन्स में एमीन यूज करोगे। ठीक है ना, एमीन यूज करोगे। ये थे सारे सेकेंडरी सफिक्स। अगर आ जाता है कोई कोई प्रीफिक्स की तरह, मतलब उससे सीनियर भी कोई आ जाए, और बच्चों इससे सीनियर में जो है वो आपका SO3H आएगा, क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड, पूरी प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। ठीक है ना, तो कार्बोक्सी का प्रीफिक्स यूज करोगे, और ये दोनों जो होते हैं ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड कभी भी ये प्रीफिक्स की तरह नहीं आएंगे, इसीलिए यहाँ पर डैश लगा करके छोड़ दिया गया। अगर कोई हमारे पास एसिड हैलाइड प्रीफिक्स की तरह आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे हेलो फॉर्मिल। अगर कोई एसिड अमाइड आ रहा है तो कार्बामोइल बोलते हैं, और अगर साइनाइड आ रहा है तो साइनो, और आइसोसाइनाइड आ रहा है तो आइसोसाइनो, और अगर एल्डिहाइड आता है तो फॉर्मिल, और अगर कीटोन आता है तो ऑक्सो। बच्चों यहाँ पर ऑक्सो बहुत बार मिलेगा देखने के लिए, और अगर हाइड्रोक्सी OH आता है तो हाइड्रोक्सी, ये बहुत बार मिलेगा आपको देखने के लिए, और अगर अमीन आता है तो उसको अमीनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्लियर हो गया तो जल्दी से प्रायोरिटी टेबल आप एक बार देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि इस प्रायोरिटी टेबल में बहुत कुछ है। सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, और फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज है, जो उनकी प्रायोरिटी है, वो सब कुछ इसी में है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और अच्छे से समझिएगा कि हमेशा याद रखना है आपको कि आईयूपीएसी में जो एल्कॉक्सी होते हैं, जो ईथर होते हैं, एल्कॉक्सी मतलब OR ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो ईथर होते हैं ROR जिसको बोला जाता है, एंड जो नाइट्रो ग्रुप होता है जिसको NO2 ग्रुप बोलते हैं, ये सारे के सारे बच्चों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ बेटा। एल्कॉक्सी
ईथर, नाइट्रो ग्रुप, ये तीनों के तीनों बताओ सब्स्टिट्यूएंट है कि फंक्शनल ग्रुप है? तो याद रखिएगा इनको कंसीडर किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, नॉट एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। और याद रखिएगा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी कंपाउंड में, उन सारे सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इसमें अरेंज किया जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। बताएं क्या बातें समझ में आ रही हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं थोड़ी सी बातें कि अगर हमारा आर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? आर सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्काइल। क्या यूज करेंगे? एल्काइल। अब ये मेरा मिथाइल हो सकता है, ये मेरा इथाइल हो सकता है, ये मेरा प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने यही तो पढ़ाया था आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में, जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल बता रहे थे, वो यहीं पर यूज किए जाएंगे, इसीलिए बता रहे थे। अगर कोई एक्स आता है जिसको हम हेलो बोलते हैं, अगर बेटा क्लोरीन आता है तो क्लोरो बोलेंगे, फ्लोरीन आता है तो फ्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन आता है तो ब्रोमो बोलेंगे, और अगर आयोडीन आता है तो आयोडो बोलेंगे। ठीक है ना? अगर NO2 आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रो बोलेंगे। अगर NO आता है तो नाइट्रोसो बोलेंगे, है ना? और अगर OR आता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो इसको एल्कॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी बोलते हैं। बताएं इतनी बातें समझ में आती हैं सभी को? आती है ना? अच्छा, तो ये एल्कॉक्सी हो गया। बच्चों कभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर कभी मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो याद रखिएगा अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसकी फर्दर नंबरिंग की जाती है। और यहाँ पर जैसे इसकी नंबरिंग की, तो ये देखिए 1 पोजीशन पर मेरे पास मिथाइल लगा होगा, तो 1 मिथाइल, और इसमें 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, इस तरीके से आ जाएगा। बाकी अभी मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करके आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर आप और चीजों को क्लियर करोगे। इतनी बातें मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गई हैं और सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मेरे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है ध्यान देंगे, CH3 CHOH, और यहां पर दिया गया है मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ये अपन लोग के पास एक कंपाउंड दिया गया है बच्चों। ठीक है, ये कंपाउंड देने के बाद आपसे क्या क्या पूछा गया है? तो आपसे इसमें पूछा गया बेटा रूट वर्ड। जल्दी से बताओ रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड बताना है आपको। दूसरा आपको क्या बताना है? दूसरा आपको बताना है प्राइमरी सफिक्स। पहचानना सीखना है ना, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तीसरा आपको बताना है इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। और चौथी बात आपको बच्चों बतानी है यहाँ पर, सॉरी, फोर्थ पॉइंट आपको बताना है यहाँ पर, प्रीफिक्स इसका क्या होगा। तो इस कंपाउंड में आपसे मैंने इतनी सारी चीजें पूछी हैं। चलो जल्दी से फटाफट आंसर देते हैं, सीखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर जो रूट वर्ड है वो मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो हो जाएगा पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, प्राइमरी सफिक्स हमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताता है, तो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इन। क्या जोड़ेंगे? इन। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स हमें पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, और फंक्शनल ग्रुप मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता था, तो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये होगा ओइक एसिड। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ते थे हम? ओइक एसिड जोड़ते थे, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हो गया ओइक एसिड। और प्रीफिक्स की तरह कौन आएगा? मैंने कहा जब 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पाए जाए और एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, तो उसका हम जोड़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि यहाँ पर OH है, उसका हम जोड़ते हैं क्या? प्रीफिक्स। और बताओ OH का प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्सी ना, तो इसका प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में ये चीजें पहचानेंगे और उनको फिर अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप जानते हो लोकेंट को लिखा जाता है। लोकेंट पोजीशन को बताता है, किसी की लोकेशन को बताता है। वो लोकेशन मल्टीपल बॉन्ड की हो सकती है, वो लोकेशन फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है, वो लोकेशन आपकी सब्स्टिट्यूएंट की हो सकती है। राइट, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब आइए आगे और डिस्कशन करते हैं और चीजों को सीखते हैं धीरे धीरे करके। अब हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं कि जो हमारी IUPAC की लॉन्गेस्ट चेन होती है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस चेन बोलते हैं, जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं, वो कैसे डिसाइड की जाती है। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आल्सो नोन एज पेरेंट चेन। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कि आपको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ना है। अगर कार्बन का नंबर पेरेंट चेन में कम भी हो जाए तो कम कर लेना है, बट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ना है। दूसरा पॉइंट है आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को लेना है आपको। ठीक है, इसको लेना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को लेना है। तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने ये सारी चीजें आपको बता तो दी, यहां पर एक बात क्लियर करिए आप। ये 3 पॉइंट जो है आपके पास, इन तीनों पॉइंट में आप क्या करोगे? चाहे चैन में कार्बन का नंबर कम हो जाए, लेकिन इन तीनों चीजों से कंप्रोमाइज नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ोगे, पेरेंट चेन में इंक्लूड करोगे ही करोगे। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को पेरेंट चेन में इंक्लूड करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करोगे। ठीक है ना?
अच्छा, उसके बाद एक कंडीशन आपके पास बनती है कि हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी हमें उतने ही कार्बन मिल रहे हैं पैरेंट चेन में, राइट से कर रहे हैं तब भी हमें उतने ही कार्बन मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि किस साइड से जाने पर हमें नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा मिल रही है। जिधर से नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा मिलेंगी वही हमारा होगा सही आंसर। व्हेन टू और मोर चेन्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कार्बन देन चेन हैविंग मैक्सिमम साइड चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन। ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम साइड चेन मिल रही है वो चेन हमारी पैरेंट चेन कहलाएगी। ये रूल होते हैं हमारे किसके? ये रूल होते हैं हमारे सिलेक्शन करने के लिए। किसका सिलेक्शन करने के लिए? लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन जिसको हम लोग पैरेंट चेन बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करिए, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं छोड़ना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं छोड़ना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ रही है कि इक्वल नंबर आ रहे कार्बन के, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? हम सिंपल सा काम करते हैं कि जिससे मैक्सिमम साइड चेन्स मिलेंगी उसको हम पैरेंट चेन कंसीडर कर लेंगे। क्या बातें समझ में आ गई? बातें क्लियर हो गई? चलिए अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल देखिएगा जरा बहुत बेहतरीन तरीके से। बच्चों यहाँ पर एक काम कर सकते हो तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर हम कौन सी चेन को पेरेंट चेन ले लें। तो मैं कहूंगा आपसे, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से आप जाते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन मिलते हैं आपको, ठीक है, लेकिन साइड चेन 2 मिलती हैं। अगर आप जाते हो 1 2 3 4 5 6, तो आपको साइड चेन कितनी मिलती हैं? 3 मिलती हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 3 साइड चेन, एक ये हो गई, एक ये हो गई। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊं, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। कहाँ देख रहे हो बेटा? इधर देखो, ये देखो, ये अगर ये पेरेंट चेन हम मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हमें देता है। ये वाला इसी पॉइंट का फोर्थ पॉइंट का एप्लीकेशन है कि अगर हमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हो चेन में, तो मैक्सिमम साइड चेन जिसमें मिलेंगी वही हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी। तो देखो इसमें हमें एक साइड चेन ये मिली, एक साइड चेन ये मिली, एक साइड चेन ये मिली और एक साइड चेन ये मिली। इसमें 4 साइड चेन्स मिल रही है बच्चों। 4 साइड चेन्स मिलने की वजह से ये हमारी हो जाएगी पेरेंट चेन। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी बात, अब हम दूसरे कंपाउंड में पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 मिल रहा है, बट हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना होगा। तो ये होगा हमारे पास में, ये सही चेन होगी। हम अगर सीधी चेन ले लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने छोड़ दिया मल्टीपल बॉन्ड को, जैसा कि हमने बताया कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते। इसके बाद यहां पर बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स में आपको क्या बताया? अगर चेन छोटी भी हो जाएगी तो आप छोटी कर लोगे, ठीक है ना, बट तीनों से कंप्रोमाइज नहीं करोगे। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप से, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड से कंप्रोमाइज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो देखना जरा, अगर हम सीधी चेन लेते हैं तो मुझे मिलते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है ना, बट हमारा फंक्शनल ग्रुप छूट जा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में भले ही कम हो जाए, लेकिन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते। तो ये होगी हमारी पेरेंट चेन। मुझे उम्मीद है कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना आप लोग सीख चुके होंगे और अच्छे से आप पेरेंट चेन डिसाइड कर पाओगे। अब इसके बाद जब हमने पेरेंट चेन डिसाइड कर ली, तो पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, कैसे करेंगे, नंबरिंग के क्या रूल होंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए नंबरिंग इन द पेरेंट चेन, इसके लिए हमारे पास सबसे पहला तरीका है नंबरिंग। हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे, किस साइड से? जिस साइड से हमें फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड बाय विच फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, जहां से हमें मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल जाए, जहां से हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए, उसकी बात करेंगे। अगर ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? भाई कभी कभी ऐसा होगा कि सेकंड पोजीशन पर आपको मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है और सेकंड पोजीशन पर आपको फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है। किसकी प्रायोरिटी दे? तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी बच्चों सबसे ज्यादा होती है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी और फिर सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी। अगर सेम नंबर पर आ जाते हैं तो आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं नंबरिंग इन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में कैसे नंबरिंग की जाती है उसकी बात समझिएगा। नंबरिंग इन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर मेरे पास डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो यहां पर मेरे पास 3 कंडीशन बन सकती हैं, 3 केस बन सकते हैं। यहां मैं बात करूंगा आपसे उन तीनों केसेस की। वो जो 3 केस आपके बन सकते हैं, उन तीनों केसेस को हम यहां पर देखेंगे, ठीक है बच्चों। जो हमारा फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा? जो फर्स्ट केस होगा बच्चों, फर्स्ट केस में, वो जो फर्स्ट केस है बेटा, आ नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा ये आ गया। हाँ, फर्स्ट केस में हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? बोथ मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन एंड शुड गेट एडजेसेंट नंबर। जैसा कि आपने इस वाले कंपाउंड में किया था, दोनों के दोनों मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स को आपने पेरेंट चेन में ऐड किया था और उनको एडजेसेंट नंबर देना पड़ता है, ठीक है ना, छोड़ा नहीं जा सकता। ये बात आपने यहाँ पर सीखी थी। तो वही पहला पॉइंट वही है अपना कि क्या करेंगे, सिंपल सी बात, एक काम करेंगे कि जो हमारे पास बोथ द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स आर इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन एंड शुड गेट एडजेसेंट नंबर। दोनों को हम, जिन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उनको पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे और उनको एडजेसेंट नंबर देंगे। बात समझ में आई? अब उसके बाद इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर लोकेटेड एट सेम पोजीशन, देन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, इसका मुद्दा आता है बच्चों। यहां पर आर होगा,
बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर लोकेटेड एट सेम पोजीशन पर है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से ऐसे याद रखिएगा, डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ते हैं, अल्फाबेट यूज करेंगे तो अल्फाबेट में इन पहले आता है, इसलिए डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे अगर सेम पोजीशन पर है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ये मेरे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जांपल में बताओ जरा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहीं से ना, क्योंकि इधर से जाते हैं तो वन पोजीशन पर डबल मिलता है, इधर से जाते हैं तो वन पोजीशन पर ट्रिपल मिलता है, बट हम स्टार्ट कहां से करेंगे? डबल से। तो 1 2 3 4 और 5, ये होगी हमारी सही नंबरिंग। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नॉट लोकेटेड एट द सेम पोजीशन। नॉट लोकेटेड एट सेम पोजीशन, देन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइड विच हैज लोएस्ट नंबर। जिधर से हमें डबल बॉन्ड पहले मिल जाए या जिधर से हमें ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए, उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास यहाँ पर अगर इधर से जाते हो तो वन पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड मिलता है, इधर से जाते हो तो टू पोजीशन पर मिलता है, तो नंबरिंग आपकी जिधर से वन पोजीशन पर मिलता है वो चाहे डबल है चाहे ट्रिपल, इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये ले लोगे, बात समझ में आ रही है। और अगर हम इस कंपाउंड में देखते हैं तो इधर से हमें ट्रिपल बॉन्ड वन पे मिलता है, डबल बॉन्ड टू पर मिलता है, तो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर से 1 2 3 4 एंड 5। बताएं क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पर आप नंबरिंग कर लोगे? कर लोगे। चलो उसके बाद यहां से हमारा स्टार्ट होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स का हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पर करना होगा और एल्केन्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए हमारे पास पहला कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम हमें लिखना है। पहले पेरेंट चेन डिसाइड करें, सीधी सीधी हो जाएगी नंबरिंग। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर हमें मिथाइल मिल जाएगा। 2 3 4 5। जीओसी में मैं आपको सिखा चुका हूं कि जहां पर भी लाइन मुड़ी होती है बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में ये दिए गए हैं, तो आपको इसमें किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नाम इसका हो जाएगा, टू पोजीशन पर हमको क्या मिल रहा है? लोकेंट लिख दिया, मिथाइल मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसको लिख दिया हमने टू मिथाइल। टू मिथाइल और क्या, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? पेंट। बाकी कोई चीज इसमें है नहीं, तो रूट वर्ड हो गया आपका पेंट, और इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप जोड़ोगे एन। 2 मिथाइल पेंटेन हो जाता है इसका नाम, ठीक है ना। चले दूसरा कंपाउंड अपने पास ये है, दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। दूसरे कंपाउंड में अगर हम पेरेंट चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4। यहां से हमें टू पोजीशन पर मिलती है ब्रांचिंग, यहां से जाएंगे तो 1 2 3 पोजीशन पर ब्रांचिंग मिलती है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से? हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 1 2 3 4, जिधर से पहले मिल जाए ना 5 6, ठीक। यहां से जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम सबसे पहले अल्फाबेट में इसको देखेंगे, क्लोरो लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 क्लोरो। 4 क्लोरो, और हमारे पास जो मिथाइल मिल रहा है वो टू पोजीशन पर और फोर पोजीशन पर मिल रहा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 4, और दो बार है तो डाई जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? डाई। 2 4 डाई, क्या मिला है? मिथाइल मिला है। टोटल पेरेंट चेन में कितने कार्बन? रूट वर्ड हो गया हमारा हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। उम्मीद है आप बातें को समझ रहे होंगे। चलिए ये एक और अलग सा कंपाउंड आपको दिया गया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, कहीं से 5 से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो नंबरिंग भी कहीं से स्टार्ट कर दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो टू पोजीशन पर और फोर पोजीशन पर हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या? टू पोजीशन और फोर पोजीशन पर हमें यहाँ पर मिल रहा है मिथाइल, तो हम क्या कहेंगे? 2 क्योंकि दो पे दो बार लगा है, कामा 4 4 चार बार हो गया तो टेट्रा। जुड़ा क्या है? मिथाइल जुड़ा है तो टेट्रा मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में? तो कार्बन है अपने पास 5, तो क्या जोड़ेंगे? पेंट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एल्केन का पढ़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, पेंटेन। बात समझ में आ गई? चलिए इस तरीके से इनके नाम रख दिया है। आइए आगे देखते हैं, एक और कंपाउंड अपने पास है, इस कंपाउंड का नाम यहीं से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या बोलेंगे? 2 2 दो बार है तो डाई मिथाइल। 2 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। 2 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। राइट, मजा आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो बताओ थ्री पोजीशन पर क्या मिल रहा है? थ्री पर मिथाइल मिल रहा है, 3 मिथाइल और 6 कार्बन, सिंपल सा है ये तो, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। 3 मिथाइल हेक्सेन बोल देंगे, 3 मिथाइल हेक्सेन। बताइए बातें क्लियर हो रही? लास्ट कंपाउंड हमारे पास स्वास्तिक है, तो इस स्वास्तिक का नाम लिखना है हमें। 1 2 3 4 5, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मगर मिलेगा सब में यही पर यही, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? थ्री पर देखो, थ्री पे दो बार मिला है और क्या मिला है? CH3CH2 मतलब C2H5 मतलब इथाइल। 3 3, दो बार है तो डाई, मिथाइल की इथाइल, इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों? 5, 5 के लिए क्या जोड़ोगे? पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ोगे? एन, क्या जोड़ोगे? एन।
तो ये हो गया अपने पास एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास में ये जो 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इन कंपाउंड में कहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, कैसे हम उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलते हैं और एक साइड चेन मिलती है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पर भी मिलते हैं और हमें 2 साइड चेन मिलती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कभी कार्बन का नंबर पेरेंट चेन में सेम आता है लेकिन नंबर ऑफ साइड चेन्स का नंबर डिफरेंट होता है, तो मैक्सिमम साइड चेन्स जिसमें मिलेंगी वो हमारा पेरेंट होगा, है ना। वो हमारा कंपाउंड, उसकी नेमिंग हम मैक्सिमम साइड चेन वाले तरीके से करेंगे जिसमें मैक्सिमम साइड चेन्स मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं पाया जाएगा। नेमिंग जो इसकी की जाएगी वो सिंपल सी हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग हो गई। अब इसकी हम नेमिंग कर सकते हैं। तो हमें 3 पोजीशन पर इथाइल मिलेगा, 2 पोजीशन पर मिथाइल। अल्फाबेट की बात करेंगे तो इथाइल पहले आता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, और हो जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन है हमारे पास 6। तो जोड़ेंगे हम इसका रूट वर्ड हेक्स और जोड़ देंगे एन, क्योंकि सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये नाम आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नाम की। दूसरे नाम में इस कंपाउंड को देखते हैं। ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें अगर हम देखते हैं कि कितने कार्बन हमारी पेरेंट चेन में हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं। तो हमारी जो पेरेंट चेन होगी वो सीधी सीधी हो जाएगी और नंबरिंग हम इसकी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 इधर से भी, 1 2 3 4 5 इधर से भी। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गई हमारी मेन पेरेंट चेन। और जब हमें यहाँ पर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी दिखाई देगा, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की फर्दर नंबरिंग की जाती है। तो फर्दर नंबरिंग करेंगे 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, और ये हो जाएगा 3 डैश, है ना। तो 2 डैश पे हमें 2 बार मिथाइल मिल रहा है, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पर लगा है, 5 पर। तो देखेंगे जरा इसका क्या तरीका होता है लिखने का। हम इसको लिखते हैं 5 पर मिल रहा है हमें, तो 5, और फिर ब्रेकेट लगाते हैं। ब्रेकेट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमें 2 डैश कॉमा 2 डैश पोजीशन पर 2 बार मिल रहा है मिथाइल, तो लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 डैश डाई मिथाइल, राइट। और फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास में जो सेकंड पेरेंट चेन है, जो छोटी पेरेंट चेन है ना, उसमें 3 कार्बन है लेकिन वो भी एल्काइल ग्रुप है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब कंप्लीट हो गया तो हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और पेरेंट चेन में हमें कार्बन मिलते हैं 9, तो 9 का रूट वर्ड होता है नोन, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम इसमें ऐड कर देंगे एन। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक तीसरा कंपाउंड। इस कंपाउंड को देखते हैं। इसमें CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम सीधे सीधे देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे हैं, लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप छूट जा रहा है। तो हम फंक्शनल ग्रुप को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ये हो जाती है हमारी इसकी नंबरिंग, ठीक है ना। नंबरिंग हो गई। अब हमें दूसरी पोजीशन पर मिल रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दूसरी पोजीशन पर क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब अगर हम इसकी नंबरिंग राइट साइड से करते हैं, किधर से करेंगे, राइट साइड से, तो दूसरी पोजीशन पर हमें मिल जाएगा क्या, मिथाइल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबरिंग इसकी करेंगे। और नंबरिंग करने पर हमें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में है वो क्या है, CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी यहाँ से ज्यादा मानी जाएगी। इधर से हम नंबरिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। टू पोजीशन पर मिथाइल तो मिल रहा है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जा रही है। और वैसे भी एक बेसिक रूल बता दें हम आपको IUPAC का, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पाया जाता है तो हमेशा कार्बन को ही पहला नंबर देते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कीटोन, क्योंकि कीटोन जो होते हैं उसमें बीच में पाया जाता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना। तो कीटोन को छोड़कर अगर एल्डिहाइड पाया जाए, साइनाइड पाया जाए, CHO पाया जाए, और सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है ये, तो इन्हीं को पहला नंबर दिया जाता है। ये हो गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, देखो ये किस पर मिल रहा है, 2 पर, और इसकी फर्दर नंबरिंग करोगे तो बताओ बेटा क्या, 1 डैश, और ये क्या हो जाएगा, 2 डैश। बताओ 1 डैश पे मिथाइल मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पर लगा है, तो लिखेंगे 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डैश पर मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल। इसके लिए 1 डैश मिथाइल लिख दिया, और इसके लिए क्या लिख दिया, एक और एक 2 कार्बन इथाइल लिख दिया। ये नाम हो गया इसका, ब्रैकेट बंद। और बताओ फिर हमारे पास में क्या है, फिर इसके बाद में हमारे पास है 4 पोजीशन पर मिथाइल, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन है 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो जोड़ेंगे अल, पेंटेनल, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नाम। मुझे उम्मीद है कि आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर सीख चुके होंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे की बात, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन्स, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, साइक्लिक एल्केन्स की, या साइक्लो एल्केन्स बोल सकते हैं, साइक्लो एल्केन्स।
नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोएल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, ये मेरे पास एक साइक्लोएल्केन है, दूसरा साइक्लोएल्केन ये है। तो चलिए इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखा जाता है इनका नाम, देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो साइड चेन्स मिलेंगी, तो इसकी नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इथाइल, ये क्या है मिथाइल, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है। यहाँ लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये है साइक्लो कंपाउंड, इसीलिए इसके नाम में जोड़ेंगे साइक्लो। साइकिल में कार्बन का नंबर है 6, तो जोड़ेंगे इसका रूट वर्ड हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो 1 3 4 पर मिलती है। ब्रांचिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 4 पर मिल जाएगी, इसीलिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ये है मेरे पास क्लोरो, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो क्लोरो सबसे पहले आएगा, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और फिर उसके बाद 2 इथाइल, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इथाइल। फिर इसके बाद 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो इस तरीके से इसका नाम हमने लिख लिया। अब एक कंपाउंड और है अपने पास, इस कंपाउंड को भी देखते हैं। इसमें 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, लेकिन साइकिल में हमारे पास 4 कार्बन है, तो नंबरिंग इसकी हम यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पर प्रोपाइल मिलेगा, 3 कार्बन का एल्काइल क्या कहलाएगा, प्रोपाइल कहलाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे 1,3 डाई प्रोपाइल, 1,3 डाई प्रोपाइल, और साइकिल है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हो जाएगा 1,3 डाई प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करते चल रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पाए जाते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, लगभग लगभग हर तरीके के ऑप्शन क्वेश्चन उठाएंगे हम यहाँ पर, और फिर इनको सेपरेटली भी अभी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहला कंपाउंड है मेरे पास ये, दूसरा कंपाउंड है ये, तो देखते हैं जरा इनमें किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास सी होगा, यहाँ पर क्या होगा सी, है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा, तो ये साइनाइड ग्रुप हो गया। नंबरिंग में स्टार्ट यहीं से कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ 1 2 और 3, और ये हो जाएगा मेरे पास 4, है ना। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, हम इसका नाम सीधा सीधा लिख सकते हैं किस तरीके से, ब्यूटेन, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कुछ लोगों को लगेगा सर यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है, बच्चों सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं, उसमें है सीएन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सीएन के ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो फंक्शनल ग्रुप का है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। तो देखिए ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। अब यहाँ 1 भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पोजीशन फिक्स है इसकी, तो ब्यूटेन नाइट्राइल इसका आंसर हो गया। यहाँ से बात करें तो ये देखिए इसकी वैलेंसी अगर 4 करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये सीएचओ ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दोगे 1 2 3 4 और 5। तो बताओ 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर 2 बार मिथाइल ग्रुप मिल रहा है आपको, सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो आप क्या लिखोगे 2, 4, 4, 3 बार है तो ट्राई, और लगा क्या है मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सेकेंडरी सफिक्स अल, पेंटे नल, ये हो जाएगा हमारे पास सही नाम। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और नेक्स्ट कंपाउंड कुछ इस तरीके से है। चलिए अभी अच्छे अच्छे कंपाउंड्स आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको आईयूपीएससी तैयार करवाएंगे। देखिए यहाँ पर है मेरे पास ओ OH ग्रुप, यहाँ होगा कार्बन, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहीं पर पाया जा रहा है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 3 पर क्लोरो मिल रहा है, 5 पर मिथाइल, अल्फाबेट में क्लोरो पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, और 6 कार्बन है तो क्या बोलोगे हेक्स। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या बोलोगे इन, और इन से पहले उसकी पोजीशन ना 2 पर लगा है तो 2 इन, और 1 पर लगा है ऑल तो 1 ऑल। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो 2 इन लिखा, 1 पोजीशन पर OH ग्रुप तो 1 ऑल लिखा। बात क्लियर हो रही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये कंपाउंड यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कार्बन,
और यहाँ पर मेरे पास कार्बन, तो देखो ये COOH हो गया। अब दो फंक्शनल ग्रुप पाए जा रहे हैं बच्चों, बताओ जब दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे उनमें से कोई एक सीनियर होगा, एक कोई जूनियर होगा। जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सेकेंडरी सफिक्स, जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो बताओ जरा यहाँ पर क्या होगा, ये होगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 4 और 5, इस तरीके से हमने स्टार्ट कर दी इसकी नंबरिंग। अब यहाँ से हमने देखा तो हमें क्या मिल रहा है देखने के लिए, हमें मिलेगा 5 साइनो, इसको क्या बोलेंगे, साइनो, 5 साइनो, क्योंकि इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे 5 साइनो, और पेंट 5 कार्बन है, एन, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या होता है हमारा, ओइक एसिड। तो यहाँ का ई रिप्लेस कर देंगे किससे, ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर 5 साइनो पेंटेनोइक एसिड। इस तरीके से हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे पास में ये कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे से कंपाउंड्स हैं, आप इनके नाम भी अच्छे तरीके से लिख पा रहे होगे, अच्छे तरीके से कर पा रहे होगे, ठीक है ना। तो चलिए एक और छोटा सा कंपाउंड अपने पास में है, इस छोटे से कंपाउंड को देखते हैं, और इतने सारे कंपाउंड्स अपने पास में, इन सबको देखते हैं, इन सबका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। चले बताओ, ये डबल बॉन्ड और ये तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट, प्रायोरिटी किसकी होगी, ये देखो 1 पे आ रहा है, ये भी 1 पे आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 1 2 3, नाम लिखेंगे हम 3 ब्रोमो, क्या लिख देंगे बच्चों, 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, या फिर प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, राइट। यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ओन, पेंटेन, ये हट जाएगा यहाँ से 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, सही आंसर। इसके बाद 1 2, इधर फंक्शनल ग्रुप है, इधर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम कहां से जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के साइड से। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। इसके बाद यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4। अगर हम इधर से जाएं 1 2 2 पोजीशन पर OH मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर इसका कंपैरिजन नहीं है। देखिए मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप अगर सेम पोजीशन पर आते तब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हम लोग कहते हैं कि ज्यादा होती है, लेकिन ये सेम पर नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी हम किसको देंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। बात तो समझ रहे हैं ना कैसे करके कर रहे हैं। अगर ये सेम पोजीशन पर आ रहे होते मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, तब प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा देते, लेकिन यहाँ सेम पोजीशन पर नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ प्रायोरिटी का कोई मसला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूट बोलेंगे बल्कि, ब्यूट, और 1 पर लगा है इन, तो ब्यूट 1 इन 3 ऑल, ब्यूट 1 इन 3 ऑल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात। चलिए तो इस तरीके से हमने इसका भी आईयूपीएसी नाम लिखा। अब एक और बड़ा सा कंपाउंड हमारे सामने है, और एक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड है, टोटल 4 कंपाउंड और बचे हमारे पास। इन कंपाउंड को देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम जाते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर हमें डबल बॉन्ड मिलता है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है बहुत दूर मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को तो छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पर मिल जाता है, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में, टोटल 7 कार्बन, तो हेप्ट, हेप्ट 1,6, 1,6, और 2 बार है इन, तो क्या बोलेंगे, डाई इन, क्या बोल देंगे, डाई इन। बताएं बात समझ में आई, कैसे करके बोला हमने, 2 ब्रोमो हेप्ट 1,6 डाई इन। इसमें बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, हम बोलेंगे प्रोपेन, प्रोपेन 1,2, 2 बार है तो डाई, और है क्या, ऑल, डाइऑल, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो दो कंपाउंड आपके पास हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर अगर भाई नंबरिंग तो हमारी यहीं से होगी, क्योंकि ये हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4। और ध्यान दो, तो ये कंपाउंड भी आपका सेम वही कंपाउंड लिखा गया है जो इधर लिखा गया था, ठीक है ना। तो इसकी नंबरिंग भी यहीं से होगी। दोनों में फर्क क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से, 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें CHO ग्रुप को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 5। CHO ग्रुप है, बट यहाँ फॉर्मल नहीं यूज करोगे। ये जो CHO ग्रुप है, अगर इस CHO ग्रुप को मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर मान लो कि आपका जो है जुड़ गया H, और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ गया ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये जो अगर नंबरिंग इस पर कर दिए,
तो इसको ऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सो। और जब नंबरिंग नहीं किए तो सीएचओ ग्रुप को फॉर्मिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मिल बोलेंगे। याद रखना, फॉर्मिल तब यूज किया जाता है जब सीएचओ ग्रुप की नंबरिंग नहीं कर रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। लेकिन अगर सीएचओ ग्रुप की नंबरिंग कर दी तो वो कार्बोनिल ग्रुप मतलब सीओ ग्रुप बन गया, वो कीटोनिक ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और फिर उसको हम ऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सो बोलेंगे। बस यही दोनों में फर्क है। इसका नाम जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे फोर फॉर्मिल, फोर फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड, फोर फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड। और अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइव ऑक्सो, फाइव ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, चार ही कार्बन है इसमें, तो पेंटेनोइक नहीं ब्यूटेनोइक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर पेंटेनोइक एसिड होगा। क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। बात समझ में आ गई आपको? अगर सी एच ओ ग्रुप को नंबरिंग में शामिल करोगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सो। और नंबरिंग में शामिल नहीं करोगे तो क्या बोलोगे? फिर उसको बोलोगे आप फॉर्मिल। क्या बोलोगे? फॉर्मिल बोलोगे। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर करने के बाद अब आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की। इसकी बात करते हैं ईथर्स की। देखिए, ईथर्स को हम लोग आईयूपीएसी में बोलते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कॉक्सी एल्केन बोलते हैं ईथर्स को नॉमेनक्लेचर में। ठीक है ना? अब याद रखिएगा कि जो एल्कॉक्सी एल्केन है, अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो, जैसे मेरे पास दोनों कंडीशन हो सकती हैं। एक, अगर ये आर ओ आर डैश ऐसे करके मैं लिखूं, अगर ये आर और आर डैश सेम है तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, मतलब ओ से लगे हुए दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम होंगे तो सिमेट्रिकल ईथर, और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां से देखो, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो किस वाले ग्रुप को हम एल्कॉक्सी बोलेंगे, किसको एल्केन बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये समझ लो कि ये जो है फंक्शनल ग्रुप जो है मेरे पास, ये है मेरा क्या, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया पेरेंट। ठीक, और ये दोनों हो गए इनके बच्चे। इनके क्या हो गए? बच्चे हो गए। ठीक, तो जो छोटा वाला बच्चा होगा पेरेंट उसी के साथ रहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एल्कॉक्सी कहलाएगा और बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बड़ा वाला एल्केन और स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एल्कॉक्सी कहलाएगा। ठीक है ना? तो एल्कॉक्सी एल्केन अभी मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी कि कैसे इनके नाम रखे जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आपने क्या सीखा? इन अनसिमेट्रिकल ईथर्स स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कॉक्सी। स्मॉलर वाले एल्काइल ग्रुप को क्या? एल्कॉक्सी बोलेंगे। और पहले एल्कॉक्सी लिखेंगे, मतलब एल्कॉक्सी लिखेंगे, फिर उसके बाद एल्केन लिखेंगे। है ना? पहले ऑक्सी वाला, फिर उसके बाद इन वाला लिखेंगे। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम कंपाउंड्स को यहाँ पर देखेंगे, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए जरा इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, सीखते हैं। ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, इनके नाम हमें लिखने होंगे। तो बताओ, ये तो सीधा सीधा मेथॉक्सी मीथेन हो गया बच्चों। क्या हो गया? मेथॉक्सी मीथेन ना, मेथॉक्सी मीथेन। ये क्या हो गया? इथॉक्सी एथेन। भाई सिमेट्रिकल है तो चाहे जिसको ऑक्सी बोलो चाहे जिसको एन बोलो, इथॉक्सी इथेन हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये देखो, अब ये अनसिमेट्रिकल, तो स्मॉलर वाले को फंक्शनल ग्रुप देना पड़ेगा। जहां पर ओ जाएगा वही तो ऑक्सी होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी इथेन। क्या लिखेंगे बच्चों? मिथॉक्सी इथेन लिखेंगे। ठीक है ना? मिथॉक्सी इथेन। अभी और कंपाउंड्स आपके सामने आ रहे हैं, इन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिख सकते हो आप, इन कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे उसको भी देखिएगा। देखो, ये कंपाउंड है मेरे पास, अब इसका मुझे लिखना है आईयूपीएसी नाम, तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? ये स्मॉलर ग्रुप है तो मेथॉक्सी प्रोपेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मेथॉक्सी प्रोपेन। उम्मीद है ये तो छोटा सा है, समझ आ गया होगा। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे नंबरिंग, और नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा देखने के लिए? कुछ मिलेगा। क्या कुछ मिलने वाला है भाई? तो देखो जरा क्या मिलने वाला है। 1 2 3, तो 2 पोजीशन पर मेथॉक्सी मिलने वाला है, तो लिखेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इसी तरीके से इस वाले कंपाउंड को भी हम लिख करके देखें तो क्या होगा? यहां से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। तो बताओ, 1 पे भी मिथॉक्सी, 2 पे भी मिथॉक्सी, तो लिखेंगे 1 2 डाई मेथॉक्सी, डाई मेथॉक्सी प्रोपेन, डाई मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हो जाएगा हमारे पास इसका नाम। आइए अब कुछ ऐसे ईथर्स का नाम लिखते हैं जो हमारे क्या से होते हैं? एरोमेटिक ईथर्स होते हैं। ठीक है ना? तो उनका नाम कैसे लिखेंगे? इसको बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन। तो चलिए इसका भी नाम लिखते हैं हम, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन। राइट, एथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि बीच में इसमें क्या लग गया? CH2 भी लग गया।
यहाँ पर ये CH2 हो गया तो एथॉक्सी बेंजीन। एक और कंपाउंड अपने पास है, इसका नाम लिखें जरा। तो देखिए इसका नाम लिखने में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 2 4 6 और 1 पर क्या है, मेथॉक्सी, क्योंकि देखो हमने कहा था कि आपको एल्कोक्सी वाला पार्ट पहले लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, और फिर उसके बाद 2,4,6 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो बेंजीन, ट्राइक्लोरो बेंजीन। बात हो गई क्लियर। चलिए ये था ईथर्स का नॉमेनक्लेचर। मुझे उम्मीद है कि ईथर्स का नॉमेनक्लेचर आपने क्लियर किया। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे एसिड एनहाइड्राइड की। तो ध्यान रखिएगा, अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड जो होते हैं, द अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड नेम ऑफ बोथ द एसिड आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हम एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो उसमें दो पार्ट होंगे मेरे पास, और उसमें जो हमारे पास दो पार्ट है, अगर अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अनसिमेट्रिकल है तो हम क्या करेंगे, फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब एनहाइड्राइड बनता कैसे है, मैंने कहा था आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, OH ग्रुप का रिमूवल इस तरीके से H2O रिमूव करते हैं, ठीक है ना। अगर H2O निकाला, ये जो H2 आया वहीं से आया, ठीक है। तो बताओ इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और ये जो बना है वही एनहाइड्राइड है। ये जो एल्काइल ग्रुप है आपके, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल है, ठीक। और अगर ये सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल है। बात समझ में आ रही है। चले अब इसके आगे देखते हैं कि इसके बाद में हम इनका नाम कैसे रख सकते हैं। ये मेरे पास एक एनहाइड्राइड है, मुझे इसका रखना है नाम। तो देखिए इधर एक कार्बन ये, और CH3 मतलब ये सिमेट्रिकल है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, हम इसका सिंपल सा नाम रख सकते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या रख सकते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं पहले, एथेनोइक एनहाइड्राइड, राइट। इसके बाद ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, तो यहाँ एक और एक दो कार्बन है, यहाँ पर एक दो तीन कार्बन है। इसके लिए हम लिखेंगे प्रोपेनोइक, इसके लिए लिखेंगे एथेनोइक। तो अल्फाबेट में आता है ई पहले, इसीलिए लिखेंगे एथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से अनसिमेट्रिकल का नाम लिख लिया। एक और है हमारे पास, इसका नाम लिखना है हमें। तो चलिए इसका नाम देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक दो तीन कार्बन, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 कार्बन। तो इधर आएगा ब्यूटेनोइक, इधर आएगा प्रोपेनोइक। तो अल्फाबेट में ब्यूट पहले आता है तो लिखेंगे ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये नाम हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे किसका नाम, नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, हम इस तरीके से करेंगे। अब एसिड के डेरिवेटिव हमने चार पढ़े थे, तो चारों का नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए एनहाइड्राइड के बाद अब हम बात करते हैं ईस्टर के नॉमेनक्लेचर की। अब याद रखिएगा जो ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स को IUPAC में हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल एल्केनोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल एल्केनोएट बोलते हैं। और इसमें एल्काइल पार्ट को हम पहले लिखते हैं और एल्केनोएट पार्ट को बाद में लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। एल्काइल एल्केनोएट है, एल छूट गया है यहाँ पर, तो एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है ना। एल्काइल ऑलवेज राइट फर्स्ट, एल्काइल पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे। अच्छा देखो जो एल्काइल एल्केनोएट होता है वो बोला कैसे करके जाता है, ध्यान देना। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है मेरा, ईस्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, RCOOR करके, ठीक। तो ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे एल्काइल, और ये वाले पार्ट को बोलेंगे एल्केनोएट, एल्केनोएट। ऐसे करके हमें इनके लिखने हैं नाम। चल तो बताओ, यहाँ से दो कार्बन का हो गया ये, तो ये हो गया इथाइल। और यहाँ से देखो 1 2 3 4, लेकिन हमने कहा है कि एल्काइल पार्ट पहले लिखना है, और ये एल्केनोएट वाले पार्ट में आपकी ब्रांचिंग आ रही है। सीनियर मोस्ट तो एनहाइड्राइड हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। OH जो होगा वो क्या हो जाएगा, OH मेरा हो जाएगा क्या, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे ना। तो इसका प्रीफिक्स यूज करना है, तो बताओ क्या लिखोगे, लिखोगे सिंपल सा यहाँ पर लिखोगे मिथाइल ना, नहीं मिथाइल नहीं, इथाइल, क्योंकि दो कार्बन का है ना, एक और एक दो, तो लिखोगे क्या, इथाइल। एल्काइल पार्ट लिख गया, उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद देखोगे जरा, तो यहां से क्या होगा, 1 और 2 इथाइल हो गया यहाँ से भी ना,
इथाइल 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इथाइल, और नंबरिंग करने पर 1 2 3, तो 2 पोजीशन पर मिथाइल, इथाइल 2 मिथाइल, इथाइल 2 मिथाइल, सॉरी यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड कहाँ से लिख दिया, गलती नहीं, गलती नहीं, गलती नहीं। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तो हमें करना है ब्यूटेनोएट, ईस्टर की बात कर रहे हो बेटा, ब्यूटेनोएट एसिड थोड़े ही है, ब्यूटेनोएट है ना। ये हो गया इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से ये हुआ ईस्टर का नॉमेनक्लेचर। अब बात करते हैं एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड में क्या करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, जो कि हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, प्रायोरिटी टेबल में आपको बताया था। तो ऑयल हैलाइड सफिक्स यूज करेंगे। ये है अपने पास एक कंपाउंड, देखते हैं जरा इसमें कैसे नाम करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन 1 पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5, ये रखेंगे हम इनके नाम। अब ये है मेरा सब्सटीट्यूएंट, क्योंकि सीनियर मोस्ट ये जोड़ लिया हमने, ठीक है, तो इसको लिखेंगे अमीनो, 2 अमीनो, और ये है 3 मिथाइल, तो ये सब्सटीट्यूएंट हो गया ना, तो इसीलिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो आएगा मेरे पास क्या, 2 अमीनो, 2 अमीनो, 3 मिथाइल, 2 अमीनो, 3 मिथाइल, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जोड़ते हैं ऑयल हैलाइड। हैलाइड मतलब कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन, तो पेंटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइल क्लोराइड। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगला कंपाउंड है अपने पास ये वाला, तो इस पे लिख कर देखते हैं नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यहां से क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, 4 मिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये भी खत्म हुआ। अब बचता है लास्ट में अमाइड हमारे पास। तो अमाइड में हम क्या सफिक्स यूज करते थे, अमाइड यूज करेंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास एक अमाइड है, ठीक, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे प्रोपेनामाइड, 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 ठीक है ना, ये हो गया प्रोपेनामाइड। दूसरा है हमारे पास में ये, और खतरनाक सा, देखते हैं इसकी कितना खतरनाक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो 2 2 पर हमें मिलेगा 2 बार में मिथाइल, तो हम कहेंगे 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल हेक्सेनामाइड, 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 ठीक है। ये बात भी क्लियर हुई। चलिए, अब बात करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स की, है ना। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का मतलब कि यहाँ पर जो है अमाइड में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो कंपाउंड मैं खुद ही बनाता हूँ और खुद ही बताता हूँ आपको जैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे एक कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2 CONH। अब बच्चों यहाँ CONH2 होता तो अमाइड हो जाता। इसमें सब्स्टिट्यूशन एक हाइड्रोजन का हटा करके हमने क्या कर दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है ना। तो इसमें जो मिथाइल लगाया आपका वो किस पे लगाया, एन पर लगाया। तो आप इसका नाम जब रखोगे तो इसमें क्या बोलोगे, एन मिथाइल, क्या बोलोगे, एन मिथाइल, ठीक है ना, एन मिथाइल। और बाकी नंबर देखो 1 2 3, तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। नहीं आया समझ में, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ना प्रोपेनामाइड। भाई NH2 ग्रुप के जो हमारे हाइड्रोजन है उसको हटा के कोई एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, बस यही सब्स्टिट्यूशन है। जैसे मान लो दूसरा कंपाउंड मैंने कर दिया CH3 CH, और यहाँ से हो गया तुम्हारे पास मान लो OH, यहाँ से हो गया तुम्हारे पास CH2, और अच्छा बना लो तो CO, और यहाँ से हो गया आपके पास N, और यहाँ हो गया C2H5, और यहाँ हो गया CH3, ठीक है ना। तो अब इसको लिख करके देखो जरा क्या हो सकता है। यहाँ पर इथाइल भी है मिथाइल भी है, किससे लगे हैं, एन से। अल्फाबेट यूज कर लो जरा, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, 3 पोजीशन, 1 2 3 4, 3 पोजीशन पर लगा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, राइट।
तो इस तरीके से जो है हमारा इसका भी नॉमेनक्लेचर अमाइड का हो जाता है खत्म। तो हमने इस तरीके से एसिड के चारों डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स की। किसकी बात करेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स की बात करेंगे। तो देखेंगे एमीन्स जो होते हैं इनको आईयूपीएसी में एल्केनामीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्केनामीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सा है, आईयूपीएसी में इनको एल्केनामीन बोलते हैं, ठीक, एल्केनामीन। तो चले कुछ कंपाउंड्स देखते हैं, उनका नाम लिखते हैं। ये है मेरे पास एक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा। बताओ नंबरिंग इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3। लेकिन यहाँ सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन होगा हमारा? वो होगा OH, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, लिखेंगे इसको क्या? 1 अमीनो, क्योंकि इसका क्या यूज करना है? प्रीफिक्स, क्योंकि सीनियर कौन है? OH ग्रुप है। 1 अमीनो प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा कंपाउंड दिया है, इसकी बात करें चले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 पर क्या मिल रहा है? मिथाइल। तो ये हो जाएगा अपना क्या? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और फिर उसके बाद 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? प्रो, सिंगल बॉन्ड तो एन, जोड़ते हैं अमीन, तो प्रोपेनामीन, है ना। 2 मिथाइल प्रोपेनामीन कलेक्टिवली बोल देंगे। अगला कंपाउंड है, अब देखिए यहाँ पर जो है तो अमीन, लेकिन अमीन में भी क्या है? यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो अब जरा इसको देखो कैसे लिखोगे, इसमें कैसे करोगे? 1 2 3, ऐसे ही ना। और बताओ यहाँ पर कितना है? 1 2, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो बताओ क्या बोलोगे? एन इथाइल, एन से ही तो जुड़ा है ना, तो एन इथाइल, एन इथाइल। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या? 2 मिथाइल, एन इथाइल 2 मिथाइल। और क्या बोलोगे? प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। बताओ, बात समझ आ रही है? प्रोपेनामीन, ठीक। अगला कंपाउंड है, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए, मतलब तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया नाइट्रोजन के। तो बताओ 1 2, ये तो पेरेंट हो गया, तो बोलेंगे एन कॉमा एन, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल एथेनामीन। क्या हो जाएगा? एथेनामीन, राइट, एथेनामीन हो गया। चले, एक और कंपाउंड है अपने पास, चलिए इस कंपाउंड को भी देख लेते हैं। तो इस कंपाउंड में क्या करेंगे? 1 2 3। तो यहाँ से एन इथाइल, क्या हो जाएगा? एन इथाइल, ये हो गया एन इथाइल 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, ठीक है ना। प्रोपेनामीन, थोड़ा सा गंदा हो गया बेटा, एक मिनट। प्रोपेनामीन, राइट, ये हो गया आपका एमीन्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्लियर कर पा रहे हैं बातों को? चलिए अब इसके बाद करते हैं बात हम नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड की। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ठीक है, ये डी होगा, नॉट एन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सा है ये मेरे पास, नाइट्रोबेंजीन। क्या है बच्चों? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। बस आईयूपीएसी अपनी खत्म होने जा रही है बच्चों, थोड़ी देर और। यहाँ से क्या करोगे? 1 2 3, तो 1 ब्रोमो लिखोगे, 1 ब्रोमो, अल्फाबेट यूज कर लोगे ना। कुछ कह रहे होंगे यहाँ से कर सकते थे, नहीं कर सकते थे बेटा, अल्फाबेट यूज कर लेंगे जब सेम पोजीशन आएगा। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी 2 क्यों, 2 3, दो बार है ना, दो बार है तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और क्या? बेंजीन। क्या बच्चों? बेंजीन, राइट। नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, सीधा सीधा बोल सकते हो, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड्स थे। अब बच्चों हमारे पास में आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। कौन सा रूल? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। और इसकी बात हम लोग
करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या तो रुकिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना बचा है हमारे पास लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के बाद। चलिए खैर ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, तो इसको भी हम इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल की बात करते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। अब देखिएगा जरा इसमें कैसे करके सीखा जाता है, क्या चीजें होती हैं, कहां पर आता है डिफरेंस, किस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि कैसे करके हम इसका नाम रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेबल व्हेन कंपाउंड कंटेन मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट, जब कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे, कंटेन मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। एंड टू और मोर सेट्स ऑफ लोकेंट्स आर पॉसिबल, दो या दो से ज्यादा सेट्स लोकेंट्स के पॉसिबल हो रहे हो, उस कंडीशन में हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड आया, ठीक, अब इस कंपाउंड में हम देखें तो मुझे दो सेट मिल सकते हैं, मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6। मुझे ब्रांचिंग इसमें कहाँ कहाँ पर मिल रही है बेटा, यहाँ पर मुझे मिल रही है 2 पर ब्रांचिंग, मुझे मिल रही है 3 पर ब्रांचिंग, और मुझे मिल रही है 5 पर ब्रांचिंग, ठीक। एक तो मेरा सेट ये बन गया, ठीक है। अब अगली बार में मैंने क्या किया, इधर से कर ली नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो हमें कहाँ कहाँ पर मिल रही है ब्रांचिंग, 2 पर, 4 पर और 5 पर। तो 2 पर मिल रही है, 4 पर मिल रही है, 5 पर मिल रही है, दूसरा सेट मेरा ये बना। अब मुझे इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि लोएस्ट सेट कौन सा है, तो लोएस्ट सेट डिसाइड करने के लिए आप इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 5 ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 प्लस 2 11 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे, इसको ऐड करोगे तो ये 10 आ जाएगा। बताओ लोएस्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर लोएस्ट ये वाला है, कौन सा वाला, 10 वाला। तो ये जो लोएस्ट वाला है वही हमारा सही है, इसी को हम बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ये सही है, ये गलत है, मतलब रेड वाली नंबरिंग सही है, तो हम लिखेंगे नाम इसका कैसे, 2 3 5, 3 बार है तो ट्राई, और है क्या मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। ये हो जाएगा नाम हमारे पास में। अब अगला ये है हमारे पास कंपाउंड, इस कंपाउंड को भी देखो जरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3, यहां से जाते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हमें ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर मिलती है, 1 पर मिलती है, 2 पर मिलती है, 4 पर मिलती है, ठीक है ना। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो कहाँ से मिलती है, 1 पर मिलती है, 3 पर मिलती है और 4 पर मिलती है। बताओ ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 7, और ये कितना आ रहा है, 8। लोएस्ट सेट कौन सा है, ये वाला, ये सही है और ये गलत है, मतलब पहले वाली नंबरिंग हमारी ठीक है। अब अल्फाबेट के ऑर्डर में इनको अरेंज करना होता है, तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, राइट, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 इथाइल, 2 इथाइल बेंजीन, 2 इथाइल क्या चीज, बेंजीन, ठीक है ना, 2 इथाइल बेंजीन। बात क्लियर हो गई। तो ये है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, जिस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां से करेंगे नंबरिंग, तो इस कंपाउंड का नाम लिखना है, फंक्शनल ग्रुप है, अब लोएस्ट सेट लोकेंट रूल नहीं देखना है, 1 2 3 4 लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अगर यहाँ देखा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, साइक्लोहेक्स, N1 ऑल, ठीक है। ये नाम हो जाएगा हमारे पास। दूसरा कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ये OMe का मतलब होता है बच्चों मिथाइल, क्या होता है, मिथाइल, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इसमें घबराने परेशान होने की बात नहीं है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब देखिए ये OR जो है एल्कॉक्सी जिसको पढ़ रहे थे, इसको मेथॉक्सी बोलेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता था, ये क्या होता था, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, मिथाइल अल्फाबेट में ऑक्सी पहले आएगा ना, मेथॉक्सी, तो हम लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, क्योंकि सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं हमारे, और सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट में 2 मेथॉक्सी, 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 4 मिथाइल बेंजीन, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास ये है, चलिए इसका भी नाम लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलोगे, 3 4, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, फिनॉल भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है,
फिनॉल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है, यहाँ से नेक्स्ट कंपाउंड पे हम देखेंगे तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 4, तो 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे क्या 2 क्लोरो, ठीक है, 1 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, लिख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, राइट। अगला कंपाउंड ये मेरे पास है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, आसानी से लिख सकते हैं 1 2 4, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2,4, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, है ना, डाई नाइट्रो बेंजीन, क्लियर। चलिए अब ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते, क्योंकि इसमें क्या है सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई, सारी चीजों का मतलब बहुत सारे रूल इसमें लगेंगे। देखो नंबरिंग इसकी कहां से स्टार्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप पीछे ना छूट जाए, ये भी ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड पीछे ना छूट जाए, इस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग इसकी यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, एसएच मतलब थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल तो एकदम नीचे आता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले हो गई, फिर ये आएगा 4 मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 5 और 6, याद रहे ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, और ये फंक्शनल ग्रुप है एफ जी है, और ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है एफ जी है, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, और ये क्या है एम बी मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है ना, इसीलिए नंबरिंग इस तरीके से की जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम 6, और बताओ थायो अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं मरकैप्टो, क्या लिखते हैं 6 मरकैप्टो, और फिर उसके बाद साइक्लोहेक्स, साइक्लो हेक्स, और कितने पर 4 इन 1,3 डाई ऑल, ये होगा इसका सही नाम। बताएं क्या बात समझ में आई कि किस तरीके से इसका नाम लिखा गया, क्लियर हुआ सबको, एकदम क्लियर है। चलिए नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स है जिसको हमें पढ़ना होगा, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, खुद से ही आपको एक कंपाउंड बना करके देते हैं, और फिर आप उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से अपने पास में एक कोई कंपाउंड होगा, यहाँ से ये होगा, और इस तरीके से अपने पास में कोई ये एक कंपाउंड बनाया जाएगा, और इसी पर लगा देते हैं हम ओ एच ग्रुप, कौन सा ग्रुप बच्चों, ओ एच ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर लगा है सी एन ग्रुप, और यहाँ पर भी लगा है हमारा सी एन ग्रुप। अब इसको आइसोसाइनाइड मत समझिएगा, क्योंकि ये सी एन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये साइनाइड ग्रुप है, राइट। चलिए अब हमें इसका लिखना है आईयूपीएसी नाम, तो हम नंबरिंग इसकी अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर हमें मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड, और फोर्थ पोजीशन पर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जो OH है हमारा वो तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CN। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगी इसकी नंबरिंग। यहाँ पर हमारे पास 3 पोजीशन पर मिल रहा है हाइड्रोक्सी, तो हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और फिर हमारे पास में टोटल कार्बन है इसमें 6, तो बोलेंगे हेक्स, और थर्ड पोजीशन पर है हमारे पास इन, तो 3 इन हेक्स 3 इन, और 1,6 पोजीशन पर है हमारे पास नाइट्राइल, तो बोलेंगे 1,6, 2 बार है बच्चों तो डाई और नाइट्राइल। तो ये इस तरीके से हमारा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ये था साइनाइड का केस हमारे पास में, ठीक है ना। चलिए अब एक दूसरा कंपाउंड हम लोग देखते हैं, उस दूसरे कंपाउंड के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर हमारे पास CN लगा है, यहाँ पर भी CN लगा है, यहाँ पर भी CN लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं इस CN को पेरेंट चेन में शामिल करता हूं तो इस CN को शामिल नहीं कर पाऊंगा, अगर इसको कर लेता हूं तो इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। मतलब हम तीनों CN ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम
किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसको नंबरिंग में शामिल करके उसको जो है फंक्शनल ग्रुप मान ले और दूसरे को वो जबकि सेम ग्रुप हो तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना दे। ऐसा करना गलत होता है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी की भी नंबरिंग नहीं करेंगे और नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इस तरीके की हम नंबरिंग करेंगे। और इसमें हम जब नंबरिंग में इसको शामिल नहीं करते हैं तो इसका एक अलग नाम होता है, सीएन ग्रुप को हम कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो ये केस होगा आपके पास, स्पेशल केस, स्पेशल एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, इस बात को याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और कंपाउंड को देख लेते हैं, उसके बारे में भी सीख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कंपाउंड है हमारे पास कुछ इस तरीके का, इस तरीके से हमने एक कंपाउंड बनाया आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमने जोड़ा इसमें CN और यहाँ से हम जोड़ेंगे इस पर OH, ठीक है ना। और यहाँ से हम जोड़ेंगे इस पर NH2, ठीक। इतने सारे ग्रुप्स हम इस पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे हम जोड़ेंगे OH, चलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं CN, यहाँ जोड़ लेते हैं OH, यहाँ जोड़ देते हैं NH2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 1 नंबरिंग करेंगे तो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यही होगा सीनियर वाला हमारे पास, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में अल्फाबेट में हमें यूज करना है, ये अमीनो है और ये हाइड्रोक्सी है, ठीक है, क्योंकि इनके प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 3 अमीनो, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स और 1 पोजीशन पर है इन, 1 इन और 1 पर लगा है हमारे पास कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि हमने CN ग्रुप की नंबरिंग नहीं की है तो यहाँ पर भी हम कार्बोनाइट्राइल जोड़ेंगे, नाइट्राइल नहीं जोड़ेंगे, है ना। 1 कार्बोनाइट्राइल, 1 कार्बोनाइट्राइल। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। तो साइनाइड का नॉमेनक्लेचर हम लोग ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं आइसोसाइनाइड की बात करूं तो नोट पॉइंट है आपके पास, आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल, ठीक। NC इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइट्राइल, तो इनको हम कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। चलिए तो अब इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम मान लीजिए कि आइसोसाइनाइड का कोई एग्जांपल उठाते हैं आपके सामने। इस तरीके से मेरे पास है, ये कोई कंपाउंड होगा और यहाँ पर लगा होगा मेरे पास NC। क्या लगा होगा? NC। अब ये साइनाइड नहीं है, अब ये आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब देखिए कार्बिल अमीन भी बोला जाता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बिल अमीन भी बोलते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि इसकी तो नंबरिंग होगी नहीं, 1 2 3। भाई इसकी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? नाइट्रोजन की नंबरिंग तो नहीं होती है, नंबरिंग किसकी होती है? कार्बन की होती है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन हुए इसमें, तो हम बोलेंगे प्रोपेन, प्रोपेन और क्या बोलेंगे? कार्बिल अमीन, कार्बिल अमीन भी बोल सकते हैं, प्रोपेन कार्बिल अमीन। और इसी तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम इसका प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल ये भी बोला जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम आइसोनाइट्राइल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, मतलब NC जिसमें फंक्शनल ग्रुप आया जाएगा उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंपाउंड अपने पास और हो जाए, इस तरीके से अपने पास में एक कंपाउंड होगा, ये अपने पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर अपने पास लगा हुआ है CH2NC, CH2NC, ठीक है ना। और ये है अपने पास बेंजीन की रिंग, राइट। अब यहाँ से देखेंगे इसका नामोनक्लेचर कैसे करके किया जाएगा। तो ये क्या है? बेंजाइल आइसोसाइनाइड, या इसको हम बोल सकते हैं बेंजाइल आइसोनाइट्राइड। अगर आइसोसाइनाइड बोलेंगे तो ये कॉमन नेम हो जाएगा, इसलिए और बाकी हम IUPAC में बेंजाइल कार्बिलामीन भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम बेंजाइल कार्बिल एमीन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजाइल आइसोनाइट्राइल, बेंजाइल आइसो
नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नॉमेनक्लेचर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है ना। अब चलेंगे हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन ओपन चेन आर अटैच्ड विद रिंग। चलिए देखेंगे यहाँ पर कुछ हमें अलग अलग तरीके की कंडीशंस मिलेंगी, तो उनकी अलग अलग कंडीशंस में हम लोग कैसे कैसे करके नाम लिख सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसको केस बना करके हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 अपन लोग के पास में है बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कि जब हमारे पास में केस नंबर 1 में हम पढ़ेंगे बोथ कंटेन्स नो फंक्शनल ग्रुप, मतलब रिंग और जो चेन है हमारे पास दोनों में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना पाया जाए। ठीक है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना पाया जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी ना पाया जाए। क्या ना पाया जाए? मल्टीपल बॉन्ड भी ना पाया जाए। देन क्या होता है? रिंग कंटेन मोर कार्बन एंड इक्वल कार्बन। रिंग में क्या मोर कार्बन और इक्वल कार्बन अगर पाए जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। किसको? रिंग को। अगर रिंग में ज्यादा पाए जाएंगे तो रिंग को। अगर क्या इफ ओपन चेन कंटेन मोर कार्बन देन इट इज प्रेजेंट। तो आपको क्या समझना है? ये समझना है जब रिंग और चेन दोनों चीजें होंगी कंपाउंड में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो रिंग में अगर ज्यादा कार्बन है या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो रिंग आपकी पेरेंट होगी, और अगर चेन में ज्यादा कार्बन है तो चेन आपकी पेरेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चले अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंपाउंड बना करके इस बात को हम समझते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड होगा और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास लगा है CH2, 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 CH2 और CH3। ठीक है ना। अब हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन पेरेंट है और कौन इसमें जो है हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर कार्बन देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, जबकि रिंग में मेरे पास 4 कार्बन है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास चेन है ये हो जाएगी पेरेंट। क्या चीज? पेरेंट। और अगर ये पेरेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 पोजीशन पर, यहीं से नंबरिंग करेंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 पर क्या लगा होगा? साइक्लो ब्यूटाइल, है ना, और 5 कार्बन तो पेंटेन। सिंपल सा इसका नाम होगा 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। उम्मीद है नाम आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि मेरे पास जो है कोई एक इस तरीके का कंपाउंड है और इस कंपाउंड में यहां पर लगा है CH2, 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 CH3। तो अभी अपन लोग ने क्या सीखा कि अगर पेरेंट चेन को हमें डिसाइड करना है तो रिंग और चेन देखना है। अगर चेन में या रिंग में फंक्शनल ग्रुप का तो केस है नहीं, ये अभी फंक्शनल ग्रुप का अगला केस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर चेन में और रिंग में बराबर कार्बन पाए जाते हैं तो जो रिंग होती है वो हमारी पेरेंट मानी जाती है, और बाकी जो हमारी चेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे हम, क्योंकि बराबर बराबर कार्बन है 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो इस तरीके से आपने ये केस क्लियर कर लिया और समझ लिया इस केस को। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस की बात करते हैं तो नेक्स्ट केस में हमारे पास देखने के लिए मिलेगा व्हेन साइड चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप देन इट विल ऑलवेज पेरेंट। अगर साइड चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप पाया गया, साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप, देन इट विल ऑलवेज पेरेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। मतलब फिर ये चीज डिपेंड नहीं करेगी कि कार्बन एटम कितने हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में पाया जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरेंट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चलेंगे अब हम देखेंगे इसके भी एग्जांपल्स कि क्या क्या एग्जांपल्स इसके हमें देखने के लिए मिलेंगे। सीखते हैं और समझते हैं चीजों को। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक कोई कंपाउंड बनने वाला है यहाँ पर, और इस कंपाउंड में यहाँ पर दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। ऐसा कोई कंपाउंड है मेरे पास, इसमें क्या करेंगे हम? तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप इसमें पाया जा रहा है। ठीक है ना। और नंबरिंग अगर यहाँ से कर देते हैं तो 1 2 3 होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। थर्ड पोजीशन पर हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 पर ही हमको साइड चेन मिल जाएगी क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, और 1 पर ही हमको क्या मिल जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड। तो डेफिनेटली नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है ना। नाम क्या होगा? 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, और फिर साथ ही साथ में क्या? पेंट, पेंट
1 इन पेंट 1 इन 3 ओन। कीटोन में क्या जोड़ते हैं बच्चों? ओन जोड़ते हैं। 3 ओन, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल। चलिए एक और कंपाउंड हम उठाते हैं और उसकी भी बात करते हैं आपसे। तो अगला कंपाउंड कुछ इस तरीके का है अपने लोग के पास, ये है, और इसमें लगा है मेरे पास CH COOH और यहाँ से CH3। ठीक है ना? तो इसमें देखेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में पाया जा रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें हम 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे। नाम कैसे लिखेंगे? 2 पोजीशन पर हमको मिलेगा साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस तरीके के कंपाउंड का भी नाम सीख लिया होगा और समझ जाएंगे आप। अगर रिंग भी है और चेन भी है तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे और कैसे उसका नाम लिखेंगे। अब बच्चों आते हैं एक दूसरे टाइप के नॉमेनक्लेचर पर। साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए साइक्लिक कंपाउंड जो हमारे पास में होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं स्पाइरो और दूसरे होते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का मतलब होता है जिसमें दो साइकिल पाई जाती हैं और वो दोनों साइकिल आपकी फ्यूज होती हैं दो कार्बन एटम पर। कितने कार्बन एटम पर? दो कार्बन एटम पर फ्यूज होती हैं। जैसे मैं आपको बना करके अगर बताऊं इसके बारे में कि किस तरीके की कंडीशन की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये मेरे पास साइकिल तो है इसमें, लेकिन इसमें ये दो साइकिल हो गई। कितनी हो गई? दो साइकिल। और ये दोनों साइकिल्स जो हमारी फ्यूज्ड है वो कितने कार्बन से फ्यूज्ड है? तो आप कहोगे सर दो कार्बन से। एक कार्बन से यहाँ पर फ्यूज्ड है ये और दूसरे कार्बन से यहाँ पर फ्यूज्ड है ये। बताएं क्या बात समझ में आ रही है? तो दो कार्बन पर फ्यूज्ड है, इसीलिए इन कंपाउंड को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, क्योंकि दो साइकिल्स इसमें दो कार्बन एटम पर फ्यूज्ड है, इसीलिए बाईसाइक्लो। जबकि स्पाइरो के केस में क्या होता है? दो साइकिल्स, दो रिंग्स फ्यूज्ड एट वन कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम पर फ्यूज होंगी? सिर्फ वन कार्बन एटम पर फ्यूज होंगी, मतलब दोनों की दोनों रिंग्स हमारी वन कार्बन एटम पर फ्यूज होंगी। सर ये कंडीशन कैसे बनती है? मैं बना के बताता हूँ ना। देखो जरा कैसे बनती है, सीखो जरा। ये देखो दो रिंग है, लेकिन ये दोनों रिंग्स हमारी कितने कार्बन पर फ्यूज्ड हैं? आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये दोनों तो एक ही कार्बन पर फ्यूज है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा होता है स्पाइरो कंपाउंड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान क्या रखना है? वन कार्बन एटम पर फ्यूज होंगी दोनों रिंग तो उनको स्पाइरो बोलेंगे। अगर दो कार्बन एटम पर फ्यूज होंगी दोनों रिंग तो उसको हम बाईसाइक्लो बोलेंगे। बात क्लियर हो गई होगी? कैसे कंपाउंड होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे किसका? बाईसाइक्लो का। तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स फॉर बाईसाइक्लो कंपाउंड देखिए सिंपल से छोटे सी तीन बातें आपको समझनी है। सबसे पहली चीज, प्रीफिक्स बाईसाइक्लो यूज करेंगे। किसी का भी नाम लिखने से पहले ही हम बाईसाइक्लो लिख देंगे अगर वो बाईसाइक्लो है तो। ठीक है ना? उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच ब्रिज चेन इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द कैपिटल ब्रैकेट। तो क्या करना है? जो हमारे ब्रिज चेन के कार्बन एटम्स होते हैं उनको हमें क्या करना है? उनको लिखना है, लेकिन किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना? और फिर उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट कंपाउंड लिखना है। फिर उसके बाद में क्या करना है? पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है ना? तो चलिए देखिए जरा कौन से होते हैं ये जो आपने बोला कि भाई ब्रिज चेन। ब्रिज चेन के कार्बन कौन से होंगे, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम जान पाएंगे? तो आइए मैं बताता हूँ आपको। ब्रिज चेन के कार्बन कौन से होंगे आपके। ठीक है ना? आपको यही जानना था। तो देखिए ये तो हो गया आपका ब्रिज। ब्रिज, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड, जो कि हमारा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा टर्सरी होता है, क्योंकि तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक, और ये जो चीज बच जाती है मेरे पास इसको बोलते हैं ब्रिज चेन। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रिज चेन। क्या बोलेंगे? ब्रिज चेन बोलेंगे। ये भी मेरे पास क्या है? ब्रिज चेन। ठीक है ना? ये एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा। इन्हीं कार्बन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े ब्रैकेट में लिखना है, कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है। फिर उसके बाद पेरेंट कंपाउंड का नाम लिख देना है। बताएं क्या बातें समझ में आई? क्लियर हुआ आपको? चलिए तो सबसे पहले मैं इसी कंपाउंड के नाम के बारे में बात करता हूँ कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है ना? तो पहले इसी कंपाउंड का नाम हम लोग सीख लेते हैं। क्लियर है? चलिए सीखिए जरा इसका नाम कैसे करके लिखेंगे इसका नाम। ध्यान देंगे इधर देखिए बीच में कितना है? जीरो। यहाँ पर कितने कार्बन है? दो कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो बताओ बाईसाइक्लो तो आप क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे दो कार्बन एटम पर फ्यूजन है तो बाईसाइक्लो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट में डिसेंडिंग ऑर्डर में ब्रिज चेन के कार्बन, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, जीरो। तो क्या लिखोगे? टू कॉमा टू कॉमा टू और कॉमा जीरो। और बताओ चार कार्बन यहाँ पर और दो कार्बन ये वाले भी तो है, छह। तो बाईसाइक्लो में जो ब्रैकेट का सम होगा उसी में दो ऐड करके आप पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखोगे। तो पेरेंट क्या हो जाएगा इसका? हेक्स। छह कार्बन हो जाएंगे ना, तो क्या बोलोगे? हेक्सेन। तो इस तरीके से इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम लिखा जा सकता है। बताएं क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? चलिए उसके बाद दूसरा बाईसाइक्लो कंपाउंड एक उठाते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड उठाते हैं और बनाते हैं उसका नाम।
इस तरीके से मेरे पास में ये कोई एक कंपाउंड है, ठीक, वो टेढ़ा या सीधा कैसा भी हो सकता है, बस हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि फ्यूजन कितने कार्बन पर, तो एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ, 2 कार्बन पर हो रहा है, तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर कार्बन कितने हैं बच्चों, 2, इधर कितने हैं, 2, और यहाँ कितना है, 0, तो बताओ बिल्कुल सेम यही नाम आ जाएगा, बाइसाइक्लो 2,2 हेक्सेन, बाई साइक्लो 2,2,0 और क्या, हेक्सेन हो जाएगा ना, तो ये हेक्सेन हो जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से हम क्या करें, एक कोई दूसरा कंपाउंड उठा ले, ये कोई दूसरा कंपाउंड हमने मान लो उठा लिया इस तरीके से, यहाँ से ये कंपाउंड उठा लिया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फ्यूजन कितने कार्बन एटम्स पर है, तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन एटम पर फ्यूजन है, यहाँ पर देखो 2 कार्बन एटम पर फ्यूजन है, ठीक है ना, 2 पे हो गया फ्यूजन, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। और अगर ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन है, 2, यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पर कितना है, 1, ठीक है ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 2,1,0, 2,1,0, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। और कितने कार्बन हुए, 3 और एक 2 और एक 3 और 2 आपके ये वाले, तो कितना हो जाएगा, 5, 5 को क्या लिख दोगे, पेंटेन, क्या लिख दोगे बच्चों, पेंटेन, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पेंटेन। क्लियर हुआ ये सब, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ और कंपाउंड बना करके बताता हूँ और आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो, मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, सर कैसे कैसे कंपाउंड बनाओगे, देखो बेटा कैसा भी बन सकता है कंपाउंड, ऐसे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो देखो जरा, यहाँ पर 2 होगा बेटा, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर ये तो फ्यूजन है अपने लोग के पास, ये बीच में कितना कार्बन है, एक कार्बन, और फ्यूजन कहाँ पर है, देखो इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, ठीक है ना। तो ये हमारा बाईसाइक्लो तो हो ही गया। अब देखो नाम कैसे लिखोगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर 2,2,1, 5 यहाँ से और 2 पे फ्यूजन है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, हेप्टेन, कितना हो जाएगा, हेप्टेन, राइट ना, हेप्टेन। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से आपने इसको भी सीख लिया। समझ रहे हैं ना आप, अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं बातें, हो रही हैं, ठीक है। अब जरा एक कंपाउंड को समझना है हमें अच्छे तरीके से, मैं बनाता हूं आपके सामने वो कंपाउंड और आपको उसको करना है अच्छे से क्लियर। तो देखो, एक कंपाउंड, खैर बच्चों इससे तो बन नहीं पाएगा, मैं बनाता हूँ, देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये हो गया मेरे पास बंद यहाँ से, और ये हो गया मेरे पास यहाँ से बंद, ठीक है। और इसमें यहाँ से मेरे पास इस तरीके से है, ठीक, और यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये है मेरे पास और ये है मेरे पास, थोड़ा चौड़ा है तो चौड़ा कर लेते हैं इसको, ये है, ठीक है। अब देखिए 3D का स्ट्रक्चर है बच्चों, इसलिए बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से मतलब ये जो फ्यूजन है ना, कहाँ कहाँ पर होगा, एक इस कार्बन पर होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, फ्यूजन कहाँ कहाँ पर है बच्चों, एक तो इस कार्बन पर फ्यूजन है और दूसरा इस कार्बन पर फ्यूजन है, ठीक है, और ये ऊपर उठ करके चला गया। तो हम इसको सिंपली कैसे समझेंगे, हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये तो 2 हो गया मेरा, इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में, ब्रिज के बीच में यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यही वाला नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं, बाई साइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। क्लियर बच्चों, इस तरीके से आप बाईसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की। तो स्पाइरो कंपाउंड्स में भी रूल्स वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, बस खाली वहां पर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते थे, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे, क्या लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर, प्रीफिक्स स्पाइरो यूज करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच चेन इज रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर इन द कैपिटल ब्रैकेट, नेम ऑफ द पेरेंट कंपाउंड, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है आपको। तो चलिए जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर वही सारे रूल्स हमें यूज करने हैं। आइए इसका एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। मान लो एक कंपाउंड मेरे पास ये रहा बच्चों, ठीक है ना, एक कंपाउंड मेरे पास ये है। अब इसका मुझे रखना है आईयूपीएसी नाम। तो बच्चों फ्यूजन कितनी जगह पर हो रहा है, आप कहोगे सर एक जगह पर, बताओ स्पाइरो है कि नहीं है, है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन इधर कितने हैं बच्चों, आप कहोगे सर 3, मैं कहूंगा इधर कितने हैं, आप कहोगे 3, ठीक है ना। तो बताओ स्पाइरो तो हमने यूज कर लिया क्या बच्चों, इसका प्रीफिक्स, स्पाइरो इसका प्रीफिक्स यूज कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट में असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर ना इसमें, असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों अगर कभी भूल जाओ कि बाईसाइक्लो में असेंडिंग था या डिसेंडिंग था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है पुट अप होते हैं तो हम भूल जाते हैं चीजों को, तो ऐसे याद रखिएगा, बी डी एस,
भाई एमबीबीएस के नीचे एक डिग्री होती है जिसको बीडीएस बोला जाता है। तो बाईसाइक्लो में डिसेंडिंग और फिर स्पाइरो में क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। बाईसाइक्लो में क्या, डिसेंडिंग, ठीक, इसमें असेंडिंग। तो स्पाइरो यहाँ तो खैर डिसेंडिंग और असेंडिंग से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास नंबर है वो बराबर है। तो 3,3 बोल देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर कभी भी 3 डिजिट नहीं होंगी, 2 ही डिजिट होंगी, क्योंकि एक पर तो फ्यूजन हो गया, बीच में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ही नंबर बढ़ेगा, एक ही नंबर, क्योंकि फ्यूजन वाला एक कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये टोटल 7 कार्बन होंगे, जबकि अंदर कितने होंगे, 6 होंगे। वहां 2 का डिफरेंस आता था, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है ना। इस तरीके से हमने स्पाइरो का नाम रख दिया, ठीक है। अब चलिए एक और कंपाउंड बनाते हैं अच्छे तरीके से। मान लीजिए, चलिए ऐसे बनाते हैं। बन गया बच्चों स्पाइरो कंपाउंड, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। बताओ जरा फ्यूजन कितने पर है, आप कहोगे सर एक ही कार्बन पर तो है, स्पाइरो हो गया ना, स्पाइरो हो गया। तो बताओ इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। तो भैया 2 और 2, इसका मतलब स्पाइरो, स्पाइरो 2,2। और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, स्पाइरो 2,2, 5 कार्बन हो जाएंगे, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है, एकदम क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लो फिर जल्दी से, अगर क्लियर है तो। अगर इसको बना भी ले हम, तो ये तो इसी की तरह हो जाएगा ना बेटा, तो कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है। बट फिर भी आप कह रहे हो तो बना लेते हैं, बना के देख लेते हैं। अच्छा रुको, इसका डिजाइन ही बदल देते हैं, कैसे करके, ऐसे करके। तो बच्चों ये स्पाइरो है कि नहीं है, बोलो जल्दी से बोलो मुझसे, स्पाइरो है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास स्पाइरो। और देखो फ्यूजन कहाँ पर है, फ्यूजन कहाँ पर है बच्चों, फ्यूजन है एक कार्बन पर, स्पाइरो हो गया इस वाले कार्बन पर। 3 कार्बन आपके इधर होंगे, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर चेन चेन में हो जाएंगे। तो स्पाइरो 3,3 हेप्टेन, इसकी तरह नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइम बचाते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आप जो है इसका नाम लिख लेंगे अपने से, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और कंपाउंड आपको सिखा दें, फिर उसके बाद साइक्लिक ईथर्स की बात करते हैं। चलिए एक और कंपाउंड सीखिएगा जरा, अच्छे तरीके से देखिएगा कि कैसे इसका नाम लिखा जाएगा, ठीक। चलिए मैं आपको एक कंपाउंड बना करके देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरे पास, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से, स्पाइरो है या नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल स्पाइरो तो है ही है ये। हाँ बिल्कुल है, स्पाइरो है ना बच्चों। तो ये स्पाइरो है क्योंकि यहाँ एक कार्बन पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। तो इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इधर कितने हो गए, 5। बताओ बच्चों क्या लिखोगे नाम इसका, स्पाइरो। असेंडिंग की डिसेंडिंग, बोलो जल्दी से, असेंडिंग, है ना। तो 2,5, और कितने 9 इधर हो गए, सॉरी 7 इधर हो गए, 5 2 7, इधर कितना आ जाएगा, ऑक्टेट, ऑक्टेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं साइक्लिक ईथर्स के नोमेनक्लेचर की, ठीक है ना। ये सब तो हो चुका, साइक्लिक ईथर्स के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो बच्चों साइक्लिक ईथर्स जो होते हैं इनको इपॉक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इपॉक्सी। क्या बोलते हैं इनको, इपॉक्सी बोलते हैं, राइट, इपॉक्सी। अब ये कैसे कंपाउंड होते हैं, जैसे साइक्लिक कंपाउंड इस तरीके से साइक्लिक ईथर्स होते हैं, CH2, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे करके, तो साइक्लिक ईथर हो गया ना। अब इसका नाम एक और एक, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको, इपॉक्सी। और 2 कार्बन का है तो इथेन, इपॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन। तो ये हो गया अपना इपॉक्सी इथेन, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से मान लो एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से रहे, CH2, इसको CH3 कर लेते हैं, CH कर लेते हैं, और यहाँ से इसको CH कर लेते हैं, यहाँ से इसको CH3 कर लेते हैं, और रिंग जो है हम बना देते हैं इसके और इसके बीच में, ऐसे करके। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1 2, कहीं पर भी कर ले तो बोलेंगे 2,3, है ना। नंबरिंग करोगे, बिल्कुल करोगे, करो जरा, 1 2 3 4। तो बताओ क्या लिखोगे, 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा मान लो कोई कंपाउंड ऐसे करके आपको दे दिया जाए, जैसे कि सी एच CH2, और अब की बार रिंग जो है ऐसे बना दी गई। तो बच्चों क्या बोलोगे इसको, इसमें देखो 1 2 3 तो कर ही लोगे, ये भी आपका CH2 ही रहेगा, वैलेंसी पूरी करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो रिंग अब की बार किस किस के बीच में बन रही है, आप कहोगे 1 और 3 के बीच में, 1,3 इपॉक्सी, 1,3 इपॉक्सी,
और क्या बोलोगे, प्रोपेन, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा आपके पास। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी इसमें इंक्लूड कर दे तो क्या करेंगे? तो चलो उसको भी एक को देख लेते हैं, CH3 CH, और यहाँ से जो है मेरे पास CH, यहाँ से OH। तो फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। तो यहाँ से 1 2 3 ऐसी नंबरिंग इसकी कर लेंगे और लिखेंगे क्या, 1,2 1,2 इपॉक्सी 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, तो ये इस तरीके का नाम हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि हम IUPAC चैप्टर को भी अब कंप्लीट कर चुके हैं। IUPAC भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को कवर किया। अच्छे तरीके से 2 चैप्टर्स को हमने कवर किया। बच्चों याद रखिए कि ये क्रैश कोर्स के नाम से तो है, बट ये क्रैश कोर्स नहीं है। इसमें मैं जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स है तो कुछ चीजों को उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। पूरा पूरा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? तो बने रहिएगा मेरे साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते रहिए, इजी हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। जहां आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ा, फिर उसके बाद की आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इसीलिए आप लोग मेरे साथ रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। थैंक यू सो मच।